पढ़ तो सही रहा हूँ, पास भी हो रहा हूँ, इसको खुंदक है कि मुझसे कुछ काम में आपको थकान ना हो, जिस काम को करने में मजा आए, जिस काम को आप दिन रात कभी भी कर सकते हो, उसको आप अपना प्रोफेशन बनाओ। कोई काम में मगन, कोई काम में मगन, जाकी जा में लगन, वो वही में मगन। जिसकी जहां लगन लग गई ना मैम, वो वहीं जुड़ता। अगर आप अपनी सर्विसेज से, आप अपने प्रोडक्ट से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, आप मार्केट के अंदर हमेशा ग्रोथ करें। इकोनॉमिक्स आपको ये बताती है कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मार्केट एक चैप्टर है 11th क्लास में मैम, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को ना मार्केट में ले जाता हूँ, मंडी में ले जाता हूँ, सब्जी मंडी में। और आज के दिन में कॉर्पोरेट्स में यही हो रहा है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। कोई बात ऐसी जो मुझे नहीं बोलनी है, नहीं करना। नहीं यार, ऐसा बोलो बिंदास। अरे मतलब बिल्कुल ही उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। That's so good. Let me introduce now. आज मैं आपको ऐसे बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये हमारे पास सागर जैन, ये मेरे पास बच्चा 2010-11, यानी इसको मैंने सिर्फ 12th कराई है। 11th ये किसी और टीचर के पास था। कैसे इसने मेरे पास 12th करी, फिर इसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती आज ये इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। अलग अलग स्कूलों का एक्सपीरियंस है इस बच्चे को हमारे। और बिल्कुल मुझे ध्यान है, मेरे ड्राइंग रूम में हम लोग बैठते थे, मैं ये सोफे पे बैठते थे, मेरे पास एक पीढ़े होते थे बैठने के, जैसे जो लोअर सीट्स होती हैं, रिमेंबर? तो आई यूज्ड टू सिट डाउन, ऐसे करके मैं बैठती थी और ये बच्चे मेरे आसपास सारे के सारे ड्राइंग रूम में हम सारे बैठते थे। तो ये पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने पुराने बच्चों से मिलकर। मैं इसको 3-4 हफ्तों से शायद कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। सागर की अब ये बहुत ऑक्यूपाइड बच्चा है, इसने मुझे बड़े भाव खा के टाइम दिया है, क्योंकि ही इज ऑल्सो बिजी। तो ये अभी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगा। 2010-11 ही वॉज देयर विद मी इन 12th क्लास एंड राइट नाउ ही इज टीचिंग इकोनॉमिक्स इन DPSG स्कूल फरीदाबाद। ऑल्सो ही इज रनिंग हिज ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन चावला कॉलोनी। तो यहाँ पर ये बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, कैसे इसने इकोनॉमिक्स परस्यू करी आगे, किस तरीके से इसने ये सोचा कि अब हम इसी की ज़बानी सुनेंगे कि क्या इसने ये सोचा कि मैं टीचिंग करूंगा, क्या मेरा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा था सागर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो बच्चा मेरे पास में बैठता था वो अभी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। तो जब मुझे पहली बार पता चला, और मुझे पता है पहली बार कैसे पता चला सागर आपका, मेरे पास एक बच्चा आता था बहुत पुराने बैच का, उसने मुझे बोला, मैंने जैसे जनरली ऐसी बातचीत चलती है, जैसे आपको भी पता है मैं बात करती थी कि आप बेटा इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ रहे हो या इंग्लिश कहाँ पढ़ रहे हो, तो उसने कहा सागर सर। तो मैंने कहा सागर सर कहाँ? तो उसने कहा मैं बल्लभगढ़ में पढ़ाते हैं वो। तो मैं ये तब की बात है जब मैं 9th सेक्टर में मैंने शुरुआत ही करी थी पढ़ाना। तो मैंने बोला कौन? सागर सर ज़रा। तो उसने कहा मैम आपको फोटो दिखाऊं? मैंने कहा हाँ ज़रूर दिखाओ, क्योंकि सागर के नाम से ना मेरे पास 3 बच्चों की एकदम इमेजिनेशन आती है। बच्चों के नाम मुझे सारे याद रहते हैं पर एक बार चेहरे में भूल जाती हूँ। तो जैसे उसने अपनी फोटो दिखाई ना, मैंने कहा ये तो मेरा बच्चा है। मैंने कहा ये तो मेरा बच्चा है, फोन मिलाओ। मेरे ख्याल से हमने फोन भी मिलाया था आपको। तो तब इसने कहा कि हाँ मैम, मुझे तब एकदम से हो, मैंने कहा यार तुम पढ़ाने लग गए हो। तो इट वॉज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चे पढ़ाए हुए और आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो सागर ओवर टू यू, बताओ बेटा, आप बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? ओके, तो सबसे पहले तो मैम मैं आपको प्रणाम बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और माँ सरस्वती की इतनी अच्छी कृपा है कि आज मैं इस लायक बन पाया हूँ कि मैं सिमरन मैम के साथ अपने थॉट्स को, अपनी आवाज़ को शेयर कर पा रहा हूँ। तो इट्स माय प्लेजर एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू सरस्वती माँ, दैट्स कि मैं आज इतना लायक बन पाया हूँ कि मैम के सामने बोलने की हिम्मत रख पा रहा हूँ और अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी है जैसे कॉमन लोगों की होती है, ऐसी मेरी है कि मैं अग्रवाल पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ में पढ़ता था। कॉमर्स 11th-12th मैंने वहाँ से करी है। और 12th क्लास में मैं आपके पास आया था अकाउंट्स की क्लासेस ट्यूशन्स के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया। मुझे आपके बारे में मेरे स्कूल में ही पता चला था कि कोई सिमरन मैम है जो अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं एंड शी इज़ अ वेरी फाइन टीचर। एंड सॉफ्ट स्किल्स के मामले में मतलब बल्लभगढ़ में शायद आपके जैसा कोई टीचर नहीं था। तो फिर मैंने आपके पास ट्यूशन लगाया। ट्यूशन लगाने के बाद आपने मुझे फ़ीस के लिए बोला, तो मुझे फ़ीस थोड़ी सी लगा कि यार बल्लभगढ़ में इतनी हाई फीस। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, 12th की तो बात है, अरेंज हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में जो फीस थी उससे डबल थी आपकी फ़ीस मार्केट। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, जहाँ क्वालिटी है तो वहाँ पे फिर पढ़ने में। पर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मतलब
बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे पढ़ के, और कंपटीशन क्या होता है, एजुकेशन का असली रियल मीनिंग क्या होता है। हम डीके गोयल की किताब बुक करते थे, और एक हमारी थी टीएस ग्रेवाल, तो आपने दोनों बुक्स हमें कराई। जनरली डीके गोयल ज़्यादा स्कूल्स में प्रेफर करते थे, टीएस ग्रेवाल कम करते थे, लेकिन आपने हमें फिर डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों ही हम मुझे कराई थी। तो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी इन 11th एंड बिकॉज आई रिमेंबर सागर की जब हम बैठते थे ना सारे के सारे, मतलब हमारी में मस्ती भी होती थी, इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू, अच्छा आप भी बड़ी गिगली मतलब बच्चों में लोग जो वो सब वी यूज्ड टू एंजॉय पढ़ाई के साथ साथ, वो आज भी बरकरार है बच्चों के साथ। तो सागर जैसे 12th हुआ आपका, 12th के बाद आपके रिजल्ट्स आए, इसके बाद आपने क्या परस्यू किया, कैसे आपने? मैम देन आई परस्यू बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एंड आई गॉट प्लेसमेंट। ओके, So I was working with the top MNCs. I worked with top MNCs. Okay. And one day I was attending a round table meeting in my office in Gurgaon. अच्छा, And I was noting the minutes meeting होती हैं. Okay. I was noting, and my manager was sitting to just adjacent. ओके, And after the meeting he told me, साकर तुम कुछ और भी करते हो क्या इसके अलावा? मैंने कहा क्यों सर? कहते कि मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब आई वॉज अ ट्रेनर, आई वॉज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन डिपार्टमेंट। सो मिनट्स मीटिंग जैसे ही मैंने बना के हैंड ओवर करे मैनेजर को, तो मैनेजर ने जब ऐसे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ और प्रोफेशन में भी हो क्या? तो मैंने बोला कि नहीं सर ऐसा तो नहीं। तो कहते नहीं, इतने अच्छे मिनट मीटिंग तो एक टीचर ही बना सकता है। अच्छा, नोट्स मीटिंग के जो मिनट्स थे। तो मैंने कहा सर मैं शाम को ना या जब घर पहुंचता हूँ तो मैं 2 बैच लेता हूँ, एक 11th एक 12th, इकोनॉमिक्स पढ़ाता। अच्छा, उस समय आप तब ट्यूशन जॉब के साथ आप पढ़ाई भी? मैं ग्रेजुएशन से ही ट्यूशन पढ़ाता था। अरे वाह। व्हेन आई वाज इन बीबीए तो मैं घर पे 4 बजे आ जाता था, और 4:30 से 6:30 तक मैं 7 तक मैं बैच लेता था। तो ये सागर तुम्हारा शौक था या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कि भी नहीं अब मम्मी पापा से नहीं लेना, मैं खुद करूंगा कुछ, इस तरीके का आपके मन में था? नहीं, फाइनेंशियली मैंने नहीं सोचा था। मुझे ना मैम अच्छा लगता था, बच्चे आते थे, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, भैया आपका पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैम मैंने ना अपने स्कूल में इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। अच्छा, आई टॉप्ड इन इकोनॉमिक्स इन माय स्कूल इन होल सेक्शंस, मतलब जितने भी सेक्शंस है हमारे में सब में मैंने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। एंड मुझे प्रिंसिपल मैम ने अपने हाथ से काजू कतली खिलाई, और उन्होंने बोला कि मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ये नॉटी भी बच्चा था। हाँ, मतलब मेरा ये था कि थोड़ा सा पढ़ लिया, नंबर आ गए, दैट्स सफिशिएंट। तो इकोनॉमिक्स में मेरी लाइफ को डेवलप करने वाली एक मतलब मेरे लिए तो वो भगवान के बराबर हैं, जिनका नाम है ममता शर्मा मैम। ओके, वो उनसे मैम मैंने 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ी थी, और उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स क्या मतलब मुझे जीवन का ज्ञान ही सिखा दिया। ओके, ओके। सब बच्चों को वो 1 घंटे पढ़ाती थी और मुझे 3 घंटे पढ़ाती थी। वो क्या करती थी कि बैच में पढ़ लिया, अब अंदर वाले कमरे में बैठ जा, वहां पे इसको रिवाइज कर, फिर मैं टेस्ट लेने आ रही हूँ। अच्छा, तो उस टाइम पे ना मुझे लगता था कि यार मैम को कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस है मुझसे। मतलब फीस मैं उतनी दे रहा हूँ जितनी वो दे रहे हैं, और वो अपना मतलब पढ़ के बाहर वो टिक्की शिक्की खा रहे हैं, सेक्टर 7 जा रहे हैं, सेक्टर 3 जा रहे हैं, और मुझे मैडम कहती थी कि अंदर कमरे में लाइट जला ले और वहां बैठ के पढ़, मैं टेस्ट लेने आ रही हूँ। तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील होता था कि क्यों मेरे साथ क्यों? एक ये होता ना बच्चे का तेरे साथ क्या है भाई कि मैं बहुत वीक हूं क्या? तो हाँ, मतलब ये फील आता था मुझे कि पढ़ तो सही रहा हूँ, पास भी हो रहा हूँ, इसको खुंदक है क्या मुझसे कुछ? मतलब आज तक मैं बहुत मतलब पहले भी इज्जत करता था, आज भी मैं इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत इज्जत करता हूँ। तो वो ना मैं अंदर बैठा रहता था तो मैं यार इसको दिक्कत क्या है, मतलब फिर मैं जाता, मैम लर्न हो गया, आप टेस्ट ले लो। वो फटाफट मेरा टेस्ट लेती थी, और फिर जब हो गया टेस्ट फिर भेजती थी। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि ममता शर्मा मैम की वजह से मैं इकोनॉमिक्स का गुरु बन पाया, मैं इकोनॉमिक्स को समझ पाया, और उस इकोनॉमिक्स को मैंने अपनी लाइफ में उतारा। So good. मैंने स्कूल में टॉप किया तो ममता शर्मा मैम, और एक नाम और मैं लेना चाहूँगा अपने जीवन के अंदर जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई, समझाई, और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, वो है ममता पांडे मैम। Okay. ममता शर्मा मैम और ममता पांडे मैम। ममता पांडे मैम ने मुझे स्कूल में पढ़ाई थी इकोनॉमिक्स, और ममता शर्मा मैम ने मुझे ट्यूशन में पढ़ाई थी। दोनों ही अग्रवाल स्कूल की अभी भी हैं? हाँ? ममता शर्मा मैम आई थिंक वाइस प्रिंसिपल बन गई हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अच्छा, ओके। और ममता पांडे मैम आई थिंक कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में अभी भी सीनियर लेक्चरर हैं। ओके, ओके। और दोनों ही मैम बहुत फाइन टीचर थे इकोनॉमिक्स के। Okay. तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होते चले गया, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ग्रेजुएशन के बाद। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्यों क्रिएट होता है? बनिया हूँ और पैसे का लेन देन बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ। सागर जैन नाम है मेरा। तो एक होता है ना कि अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, पैसा सबको अच्छा लगता ही है। शुरू से दुकान देखी है, मेरे फादर का अपना बिजनेस है, स्टेशनरी का होलसेल का बिजनेस है हमारा, चावला कॉलोनी सॉफ्ट रोड पर। अच्छा। तो शुरू से ना वो कहते हैं ना गल्ला समझते हो? गल्ला समझते हो? वर्ड यूज करती हूँ। तो वो नोट गिनना, अब होता क्या था कि हमारी जैसे शाम को ना पेमेंट आती थी मंडी से,
ज्यादातर मंडी समझते हो, हाँ जी। किराना मंडी, सब्जी मंडी, तो वहां हमारा माल जाता था, शाम को हमारी पेमेंट आती थी, तो पापा जी के पास ना 10-10 की गड्डी आती थी या 50-50 के नोट की गड्डी आती थी, तो पापा कहते थे कि जरा सागर गिनियो फटाफट। तो उनको ना गिनने में ना बड़ा मजा आता था कि 1 2 3 4 5 6 100 200 ऐसे करके ये रबर बैंड लगाई साइड, एक और गड्डी आई, पापा इसमें 98 है, अच्छा बदल साहब इसमें 2 नोट कम है। तो ऐसे ना वो एक इकोनॉमिक्स क्या है कि ना दुकान से, घर से, पापा से वो ये प्रैक्टिकली सीखा, और ममता शर्मा मैम, ममता पांडे मैम से थियोरेटिकली सीखा, तो वो दिमाग में बैठ गई इकोनॉमिक्स। तो मतलब वो तो प्रैक्टिकल लर्निंग साइड बाय साइड चल रही थी, उसका भी काफी बहुत रोल रहा मेरा मेरी लाइफ में। मेरी शॉप का, मेरे फादर का बिजनेस, मतलब मेरे फादर के बिजनेसमैन होने का, मेरी शॉप का बहुत बड़ा रोल रहा। आप यकीन मानोगे मेरे फादर ने मुझे 9th क्लास के अंदर सदर बाजार भेज दिया था। 9th क्लास में 8 तक आप अपने सामान लाओगे, दुकान का सामान, मतलब जाओ देख के लाओ और अपने आप रेट डिसाइड करो। आपको मालूम और है उस टाइम पे मैम फोन्स नहीं होते थे। फादर इज द फर्स्ट टीचर। हाँ मैं कह सकता हूँ मैम, मैं कह सकता हूँ ये क्योंकि काम है 9th 9th क्लास के क्लास का अंदर ना बच्चा। बच्चे के पॉकेट में पैसे रखकर और उसको बोलना कि दुकान का सामान लेके आओ, ये तो बहुत बड़ी लर्निंग है, जाके सारा सबसे बड़ी, yes। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना एक तो। डेफिनेटली, क्योंकि ना जब, क्योंकि एक 9th क्लास का बच्चा जब मार्केट में, उस टाइम पे फोन नहीं थे माय डियर, अब तो फोन्स हैं। आप इंडिया ट्रेड पे, इंडिया मार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं पर भी आप कंपेयर कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था कि अंकल जी ये कितने की है, 4 रुपए 50 पैसे की है। यार ये पापा से पूछूं कि 4-50 पैसे की दे रहा है, फोन थे नहीं मैम, कैसे पूछेंगे आप, या तो उनके लैंडलाइन से, अपने लैंडलाइन पे फोन करो। अच्छा मेरे फादर ने बोला हुआ था महंगा ला सस्ता ला, उसकी मुझे फिक्र नहीं है, बस तू लेके आ, Very तू good, रिसर्च कर, very nice। लोगों से पूछ रेट्स के बारे में। तो मैं क्या करता था कि जैसे सपोज 4.5 रुपए का मैंने पूछा, और इससे क्या करता था, मैं एक पैकेट ले लेता था, उसने मुझे 5 रुपए का दे दिया कि तू रिटेल में ले रहा है एक पैकेट तो 5 रुपए का है। मैं चल कोई बात नहीं, मैं उस पैकेट को लेके माय डियर 15 से 20 दुकानों पे घूमता था ओके। सदर बाजार में। अंकल कितने का है, अंकल ये कितने का है, अंकल ये कितने का है, जहां मुझे उसको मिल गया 3 रुपए 90 पैसे का, मैं दे रहा हूँ। कंपैरिजन, राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। जहां मुझे 3 रुपए 80 पैसे का मिल गया, आप इसके 100 पैकेट दे दे। तो मैम ये चीज ना मुझे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने लग गई, क्योंकि 11th-12th की जो बिजनेस स्टडीज है ना उसमें यही है। राइट राइट, बिल्कुल यही है। अगर आप बिजनेस स्टडीज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस स्टडीज के अंदर यही है कि पहले प्लानिंग करो, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट सीखनी है कि आपको घर से निकलना है, ट्रेन में बैठना है, उसके बाद वहां उतरना है, उसके बाद आपको पैसे की सेफ्टी भी रखनी है, आपको दुकानदारों से बात भी करनी है, भीड़ भी देखनी है, क्या है ये मैनेजमेंट ही तो है। मैनेजमेंट है सारी। उसके बाद आपको दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, इसके प्राइस इवोल्यूट करने हैं, कहां से मैं इसको ले सकता हूं, और फिर फाइनली मुझे परचेज करना है। बच्चे वो थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो रियल लाइफ में आप जैसे गए थे तो सारी चीजें आपने करी ली ना। हाँ अच्छा इसके दैट इज हाउ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया 11th-12th में। उसके बाद फिर कॉलेज में क्या क्या रहा? फिर मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया। अगेन मैंने कहा ना मैं अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बीबीए मैनेजमेंट सीखना शुरू करा, क्योंकि दिमाग में था कि फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म में मुझे बिजनेस करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि शुरुआत में मैं किसी के बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, मतलब जॉब नौकरी, और एक कुछ टाइम करने के बाद फिर उसके बाद मैं खुद से करें। अपना बिजनेस कोई ना कोई मैं जरूर करूंगा। अच्छा मतलब बिजनेस विजन था। हाँ एक विजन बिजनेस था। करना है, लेकिन फिर वो एकदम से टीचिंग में कैसे एकदम से व्हाई तो मैं आपको बता रहा था ना कि मैम मैं एक अच्छी एमएनसी में प्लेस था गुड़गांव सेक्टर 49, तो वहां पे मेरे मैनेजर ने बोला कि सागर आप कुछ और भी करते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर मैं कुछ नहीं करता। मैं बोला नहीं कुछ तो करते हो कि इतने अच्छे मिनट मीटिंग्स तो कोई बना ही नहीं सकता। तो मैंने कहा सर मैं शाम को ना 2 बैच लेता हूँ, एक 11th एक 12th का, इकोनॉमिक्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो कह रहे कि आप क्यों यहाँ फंसे हुए हो, जब आपका पैशन, जब आपका इंटरेस्ट टीचिंग है, इकोनॉमिक्स है, तो वहां जाओ ना। तो उस टाइम में तो मैम मैंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है मैंने कहा सर को क्या पता टीचिंग इतना ये वो, ठीक है एमएनसी में बढ़िया है, अच्छा है। और आप शौकिया कर रहे थे? हाँ शौकिया था, टीचिंग मेरा शौकिया था, मेरा मतलब एक ब्रेड एंड बटर जैसे बोलते हैं वो चीज नहीं थी। वो चीज नहीं थी। मेरा मेन था कि बीबीए करी है, आगे एमबीए करना है। बीबीए और एमबीए के बीच में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 2 साल जॉब करनी है, और 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं आईआईएम से किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए करूंगा, और एमबीए करने के बाद फिर मैं किसी टॉप एमएनसी को ज्वाइन करूंगा। ये मेरा प्लान था। तो अभी जैसे एनी इंडिविजुअल, हाँ। तो ये प्लान जैसे चेंज हुआ, जैसे तुमने टीचिंग को, तो फिर मैं आपको वही बताता हूँ कि मैं टीचिंग में कैसे आया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मेरे ड्राइवर जो मुझे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ड्रॉप करता था, तो मेरे ड्राइवर ना ऐसे चला रहा था गाड़ी, रात को लगभग 10-11 बज रहे होंगे, और उसने शीशे में ऐसे देख के बोला कि सर एक बात पूछूं? मैंने कहा सर आप बनिया है ना? मैंने कहा हाँ। उसका नाम था ज्ञानेंद्र, मुझे आज भी ध्यान है, ज्ञानेंद्र नाम था उनका। बहुत अच्छे ड्राइवर थे, बहुत अच्छे भैया थे वो, और मतलब जिस टाइम पे मुझे ऑफिस से निकलना होता था उसी टाइम पे गाड़ी तैयार रखते थे वो। वैसे मेरा टाइम ऑफिस से निकलने का 9 बजे या 8:30 बजे होता था, लेकिन एमएनसी थी, काम का लोड होता था, तो मैं 11 बजे भी निकल रहा हूँ, 12 बजे भी निकल रहा हूँ, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी कि सर लेट आ रहे हैं आज।
तो ऐसे उन्होंने बोला कि सागर सर एक बात पूछूं, मैंने कहा। कहते सर वैसे बनिया लोग नौकरी करते नहीं है, बहुत कम लोग नौकरी करते हैं, तो आप कैसे कर रहे हो? यार उसकी ना बात चुभ गई दिमाग में। मतलब लोग तो उसे मोटिवेशन कहते हैं, मुझे तो उसकी ना बेइज्जती सी फील हो गई। मैं कि यार ज्ञानेंद्र ने मेरी बेइज्जती सी मार दी कि बनिया होके नौकरी, वो भी जैन। जैन तो वैसे किसी की नौकरी नहीं करते। तो मैं ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है, अब तूने बेइज्जती तो करी थी। मैंने अपना वो लंच उठाया, लैपटॉप उठाया और बाहर निकला और चल दिया अपने घर की तरफ। मुझे गली के बाहर ड्रॉप करता था वो। अब मैं ना पूरी रात सोया नहीं भाई। अच्छा, मुझे हो गई एक टेंशन। बात से ओके। मुझे मैडम हो गई टेंशन कि यार ड्राइवर ने यार मुझे ऐसे बोल दिया कि नौकरी कर रहा हूँ। चल ठीक है। फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ। फिर एंड ऑफ द डे मैंने ये प्लान करा कि मुझे टीचिंग में आना है। ओके कैसे प्लान? नहीं, लेकिन उसने तो देखो आपको ये बोला था कि मैं बिजनेस कि बिजनेस का, लेकिन बिजनेस का मतलब तो कुछ भी, आप अपने डैड को ज्वाइन कर सकते थे। आप भाई बिजनेस का मतलब तो ये था कि सागर ने अब कुछ नौकरी नहीं बजानी किसी की, पर अपना काम करना है। मैम एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कंप्यूटर पे सारे दिन आप 9-10 घंटे दे रहे हो और किसी के बिजनेस को अपलिफ्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नौकरी ही कर रहे हो। आपको बॉस की भी सुननी पड़ेगी, आपको क्लाइंट की भी सुननी पड़ेगी, है ना। तो मुझे मतलब क्या होता था कि मैं रात को जब बैठा होता था, तो मतलब ऐसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मैं सोचता था मैं कि यार क्या यही मेरी लाइफ है कि सुबह जाना, अपना सिस्टम ऑन करना, डेली टास्क पे टिक मार करना, लैपटॉप पे लगे रहना, क्या मेरी लाइफ चलती रहेगी ऐसे ही? तो फिर एंड ऑफ द डे मुझे आया कि लाइफ का मेन पर्पस होता है कि आप खुश रहें, मस्त रहें। पैसा हर फील्ड में है अगर आप कमाना जानते हैं तो फिर मैडम मैंने ना अपने फादर को बोला कि पापा जी मैं ना ये जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ। तो जैसे हर फादर कहते हैं पागल हो गया है क्या, लोगों को जॉब मिलती नहीं हो, तुझे मिली हुई है तो तू ये छोड़ रहा है। तो कह रहे क्या करेगा? उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या करेगा? मैंने कहा देखता हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि देख दुकान पे बैठ गया तो 23 की उम्र में शादी हो जाएगी तेरी। उस टाइम मेरी एज मैम 23 थी। तो कह रहे देख अगर सागर तू दुकान पे बैठ गया तो तेरी अगले साल शादी है। मैं नहीं यार मम्मी शादी अभी नहीं। तो कह रहे फिर क्या करेगा? मैं कि मैं सोचता हूँ कुछ। तो मेरी ना बुआ जी वाइस प्रिंसिपल हैं, थी उस टाइम पे अग्रवाल कॉलेज की। अच्छा। अभी रिटायर्ड हुई हैं वो, डॉक्टर उषा अग्रवाल। सॉरी, डॉक्टर उषा अग्रवाल जी उस टाइम पे वाइस प्रिंसिपल थी अग्रवाल कॉलेज की। तो मैं उनके पास गया कि बुआ जी बात यह है कि मैं अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव, ये मेरी सैलरी है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो वो पापा से ज़्यादा शॉक्ड हुई। मतलब पापा अगर मेरे इतने शॉक्ड हुए तो वो इतनी शॉक्ड हुई कि देख मेरे दोनों बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, ये है और वो है, तू पागल हो गया है क्या? बेटा मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होती है और तेरे अंदर तो इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, तेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, तेरी थिंकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं, यू शुड गो विद कॉर्पोरेट्स ओनली। तो मैंने बोला कि नहीं बुआ जी, मेरा पैशन है ना वो टीचिंग है, मुझे मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो उस टाइम पे ना विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी कि जिस काम में आपको थकान ना हो, जिस काम को करने में मजा आए, जिस काम को आप दिन रात कभी भी कर सकते हो, उसको आप अपना प्रोफेशन बनाओ। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो ना मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि टीचिंग एक ऐसी कि मुझे कह रहा कोई 2 बैच और ले ले तो मैं 2 बैच थकान में भी ले सकता हूँ। कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे ना कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है, पढ़ ले। तो फिर मैंने बुआ जी को बोला कि बुआ जी आप कुछ भी करो, अब मुझे टीचिंग में आना है। तो उन्होंने बोला कि फिर MBA के लिए मत जाइयो। अच्छा। फिर MA इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स में जाना है और कॉमर्स में जाना है तो MCOM ये परस्यू करो। तो बुआ जी ने मेरा साथ दिया। मुझे फिर आगे MCOM कराई। फिर MCOM करने के बाद मैं साइड बाय साइड मैम टीचिंग में इतना डूब गया, MCOM करता रहा और मैं टीचिंग में डूब गया बिल्कुल। हाँ, और टीचिंग भी हाई लेवल। मतलब यू कांट बिलीव कि मैं BCom के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ MCOM फर्स्ट ईयर में। नहीं, आई कैन MCOM सेकंड ईयर में मैं अपने कोचिंग सेंटर, मतलब मेरे घर भी पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैं, और मैंने MCOM के फर्स्ट ईयर में अपना कोचिंग सेंटर विद्यासागर क्लासेस को एस्टैब्लिश कर लिया था। हाँ। नहीं, मैं आपको जो बता रही थी कि मेरे पास बच्चे जैसे आते हैं अकाउंट्स के, जब उन्होंने आपका बताया ना सागर सर का, कि सागर सर के पास जाते हैं, इट्स आई थिंक 7-8 years बैक, राइट। और इसके बाद मेरे पास अभी जैसे बच्चे आते हैं बल्लागढ़ के, अर्जुन डिवोटेड फैन ऑफ योर्स, कि मैं सागर सर, यहाँ पर मेरे पास आता था। इसके जो काफी दोस्त यार हैं वो नीचे जाते थे, आपको पता है बेसमेंट पर भी धीरज सर है, लेकिन मैंने कहा कि तू यहीं आ जा, तो क्यों जा रहा है? तब उसने बोला कि मैं सागर सर के पास जाता हूँ। और तब मैंने कहा सागर, मैंने कहा कौन? कहते सागर जैन। मैंने कहा ये तो मेरा बच्चा है, मैंने कहा वहीं जा। तो मतलब कहते हैं आप ये देखो ना, जहां पर बच्चे की लगन लगी होती है, वरना अगर अपनी कन्वीनियंस से सोचा जाए
तो ये यहाँ आ रहा है अकाउंट्स, नीचे जा रहा है धीरज के मैम पास। की बात से ना मुझे एक अवध भाषा में, ब्रज भाषा जो है हमारी, मथुरा वृंदावन, जो अभी बात आपने बोली मैम, वहां से ना एक मुझे कोटेशन याद आ रही है, अगर आप मुझे अलाउ करें नहीं बोलने नहीं के लिए। प्लीज आप go ahead. कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, जाकी जा में लगन, वो वही में मगन। राइट, जिसकी जहां लगन लग गई ना मैम, हाँ वो वहीं जुड़ता है। वो वही जोड़ता है। मेरी लगन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लग गई थी तो मैं जुड़ गया। अर्जुन की लगन मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने में लग गई थी, तो आप उसको आप 20 ऑप्शन में देते ना, शायद वो नहीं जा पाता। नहीं जा पाता। उसको अकाउंट्स की लगन आपके यहाँ लग गई थी, तो मैं उसको फ्री में पढ़ाता ना, तब भी वो मेरे पास नहीं आता था। राइट, वो मेरे पास सीयूईटी में भी आया है। तो ये है ना, जो ये ब्रज भाषा में बोला गया है, ये वाकई में हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, जाकी जा में लगन, वो वही में मगन। बहुत अच्छा quote है यार, और ये बहुत सच्चाई भी है। सच्चाई है। तो मैंने एमकॉम करता रहा एंड अपना फिर मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और विद्यासागर क्लासेस को मैम मैंने एस्टैब्लिश करा। अरे एक क्वेश्चन था आपने, क्या पढ़ाने के लिए एमकॉम करना जरूरी था? डिग्री चाहिए। नहीं, डिग्री तो लेकिन चाहिए स्कूल के लिए ना, हम्म। पढ़ाने के लिए। मुझे जहां तक लगता है, देखो क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर हो जरूरी नहीं है। मैं एक बताऊं सागर, मेरा अपना अनुभव रहा है अकाउंट्स में। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, और मैं आज भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं इसीलिए जो कमजोर बच्चा होता है ना, उसकी नब्ज समझ जाती हूँ कि उसको जरूरत क्या है। क्योंकि एक्चुअली मैं वहां पर अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ कि अच्छा मैं ऐसी थी। जो भी आपने बात बोली ना, रिलेट कर पाती हूँ, यही बिजनेस बिहेवियर है। बिजनेस का जो बिहेवियर होता है वो यही होता है। बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं 11th-12th क्लास में। बिजनेस क्या है? सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, उसकी जरूरत को समझना, उसके डर को समझना, उसकी नीड को समझना, और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके उसको डिलीवर करना। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। वैल्यू देना है, वैल्यू के हिसाब से। अगर आप अपनी सर्विसेज से, आप अपने प्रोडक्ट से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, आप मार्केट के अंदर हमेशा ग्रोथ करेंगे। राइट, हमेशा। लोग कहते हैं मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। आप ये देखो कि क्या आपकी करने से, कुछ भी करने से, क्या किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, क्या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आप बिजनेस में फिर एक्सेल करेंगे। किसी के घर में शादी है और वो चाहता है डेकोरेशन अच्छी हो, और आपने उसको मनचाही डेकोरेशन दे दी उसके बजट में, तो वो अगले बेटे की शादी में या बेटी की शादी में आप ही को ही बुलाएगा। सही बात है। अगर आपका छोटा सा काम डीजे का भी है ना, और आपने ऐसा डीजे बजा दिया कि मोहल्ले वालों ने कह दिया कि भाई डीजे हो तो इसके जैसा नहीं तो हो ही ना, राइट, तो वो डीजे वाले की डिमांड कितनी होगी? वो अपने 4 नहीं, अपने 10 सेटअप बना लेगा। तो सागर जी, फिर मैंने अब जैसे ये तुमने अपना इंस्टीट्यूट अपने साइड बाय साइड तुमने डेवलप किया, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं मैम, और 11th-12th को मैं पढ़ाता हूँ। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है मैम कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, 100% रिजल्ट्स रहे हैं। अब तक मेरे कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, और जो बच्चा मेरे पास एज अ फेलियर आया है वो पास होके ही गया है, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चे लेके जाते हैं। मैं मैम मतलब अपने दिल से बता रहा हूँ कि मैं जान लगा देता हूँ बच्चे के साथ। बहुत अच्छी बात, जान लगा देता हूँ। जैसे नाइट बैचेस लेना, जैसे मैं ये आप टीचिंग करते हैं है ना, तो टीचिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे एक्सपीरियंसेस भी फेस करते हैं जो थोड़े खराब लगते हैं एज ए टीचर। कई बार होता है कि हम, मतलब मेरे साथ भी हुए हैं ऐसी, मैं आपके साथ भी सोच सकती हूँ, किसी भी इंसान के साथ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीजें आप शेयर करना चाहते हो जो एज ए टीचर आपके दिमाग में आपको हजम नहीं हुई कि नहीं यार ये तो गलत किया है, ये तो गलत हुआ मेरे साथ। आई डोंट डिजर्व दिस। मैंने ना फरीदाबाद के टॉप स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है अब तक। मतलब फरीदाबाद के शायद ही कोई ऐसे टॉप मोस्ट स्कूल्स होंगे जहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाया, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा मैम। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सभी स्कूल ऑनर्स को और सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। प्लीज डोंट ह्यूमिलेट देम, एंड उनको अप्रिशिएट कीजिए। वो आपकी असेट है। मैं सारे स्कूल ऑनर्स को ये वाली बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना जरूर चाहूँगा मैम, कि स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है मैम, कहीं ना कहीं टीचर्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, और जो स्कूल ऑनर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। उनका सैलरी दे तो रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम है इसका। लेकिन टीचिंग जो है ना मैम, वो है किसी की भावनाओं के साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं जब ये वाली बातें बोलता हूँ तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब स्कूल्स के अंदर मैं देखता हूँ कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, बस उनकी सर्विसेज के बदले में उनको सैलरी दे दी जाती है। कभी कभार लेट आते हैं टीचर्स तो उनकी सैलरी कट कर दी जाती है, उनकी बात नहीं मानी जाती है। कभी वो बीमार है तो उसने छुट्टी ले ली और उसके पास छुट्टी नहीं बची हुई थी तो उसके पैसे कट गए। मुझे मैम ये फील होता है स्कूल्स के अंदर। इसके पीछे रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। आप एक चीज देखिए, आज मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हैं,
कनाडा के अंदर मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले तो हमें सागर मेरे बच्चे आज अमेरिका के अंदर हैं। नहीं, ये लिंक कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ, मतलब व्हेन डिड इट हैपन कि आपने ये जैसे कोरोना के टाइम में जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं, जो ऑडियंस है, तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बनाया, ये कब बनाया और किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लोर? मैम, मैं फरीदाबाद में एक काफ़ी फेमस स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। और मेरा ना एक हमेशा शुरू से ना एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रहा है कि बच्चों, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर। तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर मैं कौन सा कोर्स करूँ, तो मैं उनसे कहता था कि आप BBA करो, इंटरनेशनल बिजनेस में करो, या आप स्किल्स बेस्ड पढ़ाई करो। तो मैम, मेरे एक स्टूडेंट हिमांशु ढांड, हिमांशु उसका नाम था, एंड उसने बोला कि सर मैं ना IB में BBA करूँगा, IB इंटरनेशनल बिजनेस BBA। तो मैम, वो मुझे लगा था कि अब वैसे तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैं CA करूंगा, सर मैं BBA करूंगा, सर मैं ये करूंगा, एक दिन आपको बन के दिखाऊंगा। तो अच्छा लगता है मुझे सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो जब वो कनाडा, उसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, कनाडा शिफ्ट हो गया, जिस दिन उसकी फर्स्ट क्लास थी मैम, ही कॉल्ड मी ऑन फेसबुक। ही कॉल्ड मी ऑन फेसबुक, सर देखो मैं कहाँ हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पहुंच गया? कहता सर मैं यूनिवर्सिटी कनाडा में हूँ। मैंने कहा यू आर इन कनाडा? कितना अच्छा महसूस हुआ होगा। मैम, मेरी आंखों में आंसू थे। I know. कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इसी बच्चे को मैं क्लास में खड़े होकर ही पूछ रहा था कि क्या करोगे, कोई गोल नहीं है। सागर, मैं बताऊं, और उसने मैम मुझे फीलिंग क्या होती है, पता है क्या होती है? बच्चा बन गया, लेकिन जब उस बच्चे ने आपको कॉल किया ना, और आपको वो लिंक किया आपके साथ, आपको वो रिलेशन, आपको वो जो एक वो फोन कॉल ही बहुत है आपके, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मैम, बात वो अपनी एक्चुअली पता है, वो फर्स्ट अपनी क्लास में एंटर करने से पहले उसने मुझे कैंपस के आगे ऐसे वीडियो कॉल करी। उसने बोला कि देखो सर, आ गया मैं कनाडा, मेरा फर्स्ट डे आज। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि उस बैच में से एक बच्चा यहाँ निकला। मैम, मेरी एक स्टूडेंट है जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं आपके चैनल पे भी करना चाहूंगा, प्रांजल दैया। अच्छा। एंड शी इज अ फेमस आर्टिस्ट। प्रांजल दैया आज के डेट में हरियाणवी सॉन्ग्स में सबसे फेमस आर्टिस्ट है मैम। जैसा आपने सपना चौधरी जी का नाम सुना होगा, ऐसे ही प्रांजल दैया मेरी स्टूडेंट रही हैं। वो उनका बेसिकली ना लाइव शोज होते हैं, डांस के अंदर उन्होंने बहुत एक्सेल किया है। आज वो वर्ल्ड वाइड डांस परफॉर्मेंसेस उनकी रहती हैं, मूवीज में भी आई हैं, यूट्यूब चैनल उनका चल रहा है, ब्लॉगिंग उनकी चल रही है। और उनका एक गजबन पानी, अगर आपने सुना हो नाम, या फिर एक सॉन्ग है उनका, बर्थडे पे क्या लाओगे, ऐसा कुछ सॉन्ग है एक, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनके, मेरे बर्थडे पे क्या लाओगे, बहुत सारे सॉन्ग्स उनके फेमस हुए हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स, एंड शी इज वेरी गुड। तो वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं हमेशा उसको एक ही बात कहता था कि बेटा जरूरी नहीं है कि आप किताबों में अच्छे नहीं है तो लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते। शी वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, शी वॉज वेरी गुड इन ड्रामा, शी वॉज वेरी गुड इन डांस। तो मैंने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तो इसी में एक्सेल कर। तो उस टाइम पे अगर आपको ध्यान है, टिकटॉक करके एक एप्लीकेशन आई थी मैम, उस पर बच्चे वीडियोस बनाते थे कुछ जैसे आप एंटरटेन करने के लिए, रील्स, जिसको आप रील्स बोल देते हैं हम। तो वहां से उसने अपना करियर शुरू करा। 11th क्लास में थी वो, स्कूल कम आती थी, तो मैं उसको थोड़ा डांट देता था कि बेटा स्कूल जरूर आया कर, स्कूल मत मिस करा कर। बट आज देखो, जो इतने पढ़े लिखे थे उनसे ज्यादा अर्न कर रही है, ज्यादा नेम एंड फेम कमा रही है, और अपने पैशन से कर रही है, अपने पैशन से कर रही है, बहुत अच्छा लाइफ में एक्सेल कर रही है। प्रांजल दैया, अगर इस वीडियो को देख रही हो तो जरूर बताएं कि ये सच है कि नहीं है। बहुत अच्छा उस बच्चे ने किया। प्रांजल विल कमेंट इन दिस, है ना प्रांजू, आप कमेंट करना इसके ऊपर। देखो, आपके सर जो है वो मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे बल्कि इतना अच्छा लग रहा है सागर, जैसे जैसे तुम बता रहे हो ना, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है यार ये मेरी अचीवमेंट्स है। हाँ, डेफिनेटली मैम। मुझे सही में जब भी कोई बच्चा आके अपने एक्सपीरियंसेस बताता है ना, तो मैं तो बिलीव ये करती हूँ सागर की, जब मैं ड्राइंग रूम में जैसे एक होता है ना, आई वाज अ हाउसवाइफ एंड प्लस आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर। तो मुझे पता है क्या लगता है, मैंने कहा यार जहाँ पर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, जहाँ मैं नहीं पहुंच पाई, आज मैं अपने बच्चों को जब वहां देखती हूँ ना, तो वो खुशी अलग होती है। मैम, आपके आशीर्वाद से आज मैं सिर्फ इंडिया के बच्चों को नहीं, बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सो गुड। मेरे पास इस टाइम थाईलैंड के, मेरे पास इस टाइम कनाडा के बच्चे हैं, इस टाइम फिनलैंड के बच्चे मेरे पास हैं, इस टाइम मेरे पास नाइजीरिया के बच्चे मेरे पास हैं, अलग अलग देशों के मेरे पास बच्चे आज ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। और उनके पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। एंड लिटरली मैं बताऊं, जब मेरे पास फिनलैंड की पहली इंक्वायरी आई थी, फिनलैंड की पहली इंक्वायरी मेरे पास आई थी, तो आई वॉज नर्वस कि मैं मतलब सागर जैन विदेशी बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, मतलब मेरी तो इंग्लिश भी शायद इतनी अच्छी नहीं होगी कि आई कैन टीच देम। तो व्हेन उनकी मदर ने बोला कि वी विल गिव यू आर्ली बेसिस। तो मैंने कहा सही है, घंटे के अगर 700-800 रुपए मिल जाते हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने में घर बैठे बैठे, तो क्या बुरा ये 700-800 रुपए। तो उन्होंने बोला कि वी विल गिव यू 700 रुपीज सफिशिएंट, इज इट सफिशिएंट। तो मन में तो आ रहा था बहुत है, लेकिन दिखाया ऐसे कि हाँ मैम कोई बात नहीं, आई विल मैनेज।
जब मैंने उस बच्चे को पढ़ाया तो ही वाज वेरी मतलब मीडियोकर, बिलो मीडियोकर हम कह सकते हैं, बिलो एवरेज। तो मैंने उसको, मुझे आज भी ध्यान है, मैंने उसको डिमांड चैप्टर पढ़ाया। अच्छा। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। So and the total and lecture was in English only. The whole lecture was in English only. So I was explaining about the law of demand, graphs. तो पहली क्लास में he was like okay, yeah sir, I got it, okay. तो अच्छा, मेरे मन में क्या रहा था कि इस अंग्रेज को समझ में आ भी रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन कनेक्शन, कैमरे वाइज कनेक्शन इतना नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मैम जैसे क्लास ऑफ हुई तो मुझे मन में आ गया था कि ये मना करने वाला है, ये अपनी मदर को बोलने वाला है कि ही इज नॉट अ परफेक्ट टीचर फॉर मी। तो मैं वेट कर रहा था कि उनका मैसेज आएगा और फिर मैं कुछ रिप्लाई करूंगा। तो उनका एक दिन नहीं आया मैम, तो मैं समझ गया कि सागर यू आर नॉट अ गुड टीचर टू टीच फॉरेन स्टूडेंट्स, यू आर ओनली फॉर फरीदाबाद एंड बल्लभगढ़ और ये आसपास का एरिया। तो सोना के बच्चे मेरे पास ऑनलाइन पढ़ते थे, गुड़गांव के बच्चे पढ़ते थे, बेंगलोर के बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। तो अलग अलग स्टेट्स के मैंने बच्चे पढ़ाता था मैं, बट विदेशी बच्चे वाला फॉरेन बच्चे मैंने वो फर्स्ट पढ़ाया था। विद इन 2 days उसकी मदर का कॉल आया कि सर आपने कल क्लास क्यों नहीं ली, उसको लिंक क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा मैम आपका फीडबैक ही नहीं आया, आपने बताया नहीं कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। सर ही वाज एप्रिशिएटिंग यू सो मच, यू नीड टू टेक क्लास। तो आई वाज लाइक अरे अब So nice. तो मैंने ऐसे क्या होता है, मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाता है यार कि उसके बाद तो फिर होता है टीआर जैन भी पढ़ाऊंगा, संदीप गर्ग भी पढ़ाऊंगा, अब तो दोनों बुक से पढ़ाना है इसको। मतलब जब उसकी मदर ने बोला सर कल क्लास क्यों नहीं लिया, आपने लिंक क्यों नहीं भेजा, मैम आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि वेदर ही लाइक मी और नॉट। तो कहती नहीं सर ही वाज एप्रिशिएटिंग यू कि मदर सागर सर इज डूइंग अ वेरी गुड, मतलब मैंने अपने स्कूल में पढ़ा मैडम से और यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे तो यहाँ समझ में आ रहा है सब कुछ। उसको ग्राफ समझ में आ गया, सबसे बड़ी बात। एंड हर मदर वाज अ टीचर। अच्छा, sorry, his mother was a teacher in some Finland school. Okay. So she can connect teacher's feeling और teacher's understanding. तो उसने बोला कि ये स्कूल में नहीं समझ पाया डिमांड कर, यहाँ समझ पा रहा है आपके पास। मैंने कहा आज अच्छा, वैसे इसमें मेरा एक ये है, इससे आप जब बाहर के बच्चों को पढ़ाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ की भी बुक्स हो गई, वहाँ का उनसे बात करके पता लगता होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, राइट? करेक्ट। तो आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या डिफरेंस लगता है? देखिए मतलब उनका भी देखिए यही कोर्स है, कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है मैम, अलग होता है बस ना उनका जो एक तो कंटेंट है ना वो काफी ज्यादा हाई लेवल है। मतलब उनकी जो लैंग्वेज अगर हम बात करें, उनकी बुक्स जब मुझे मिली, सिलेबस जब मुझे मिला, हमारा मतलब उनका सिलेबस काफी है, प्लस उसके अंदर ना कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बहुत ज्यादा लगी, व्हाट आई फील। और हम टीचर्स का मेन काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में कन्वर्ट करके अपने बच्चे के दिमाग में बिठाना, ये एक अच्छे टीचर की पहचान। राइट। अगर मैंने संदीप गर्ग बुक है या टीआर जैन बुक है या कोई भी सचदेवा बुक है, कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब है, अगर मैंने उसको किताब की भाषा में ही पढ़ाया तो बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैंने उसको उसकी भाषा में, इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी, इट डजंट मैटर, बट मैंने अगर उसकी भाषा में उसको पढ़ा दिया तो मेरे से अच्छा टीचर नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैंने जो फिनलैंड के बच्चे को पढ़ाया, पहले मैंने उसकी बुक की सॉफ्ट कॉपी मंगाई, उसको समझा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहा था। सिमरन मैम मैंने उसको देसी भाषा में इकोनॉमिक्स पढ़ाई, फिनलैंड के बच्चे को देसी भाषा में मैंने उसको लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर पढ़ाया। मूवी नहीं थी वो 3 इडियट्स वाली, 3 इडियट्स में अगर तुम्हें याद हो, देखिए तुमने ना? हाँ। तो उसमें क्या था कि जो उसका आमिर खान का जो लेक्चरर था, वो सड़ू टीचर, वो कुछ बोल रहा था, कहता है वो इंग्लिश में बोले जा रहा है, कहना क्या चाहते हो, राइट? तो कहना क्या चाहते हो, है ना? तो उसने बड़ी आसान से, भाई आप देखो ना, आमिर खान ने उसी चीज को बहुत इजी तरीके से बता दिया। यही तो कहना चाहते हैं। तो फिर मेरे पास नाइजीरिया के बच्चे आए, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उनकी जो स्कूल के टीचर्स थे ना, वो उनको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे। ये मेजॉरिटी टीचर्स नहीं पकड़ पाते, आपको पता है? जो स्पेशली जो आज के बच्चे बनते हैं ना मैम, यहाँ दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, मेरे पास दिल्ली के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं ऑनलाइन। एक्चुअली क्या है कि टीचर्स ना अपनी इंग्लिश को दिखाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, अपने हाई लेवल को दिखाने के लिए वो इंग्लिश में बोल के चले जाते हैं। राइट। आई ऑल्सो टीच इन इंग्लिश। व्हेन आई जॉइन्ड स्कूल इंडस्ट्री, माई फर्स्ट स्कूल ऑनर told me that Sagar, this is a CBSE school and you will have to speak in English only. You will have to deliver your whole lecture in English only. And I told okay. When I enter in the room and I started teaching English and suddenly a student said, excuse me sir, मैंने कहा बेटा, सर चौंधा आ रहा है, पर्दा डाल दूं?
देसी भाषा में स्टार्ट हो जाओगे। मैंने कहा यार इतने बड़े स्कूल का बच्चा अगर इस भाषा में बात करे फिर तो मैं अपनी भाषा पे आ ही सकता हूँ। नहीं, ट्रू दैट। एक बात मैं बताऊं, जितना सरल तरीके से पढ़ाया जाए उतना बढ़िया होता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत कम टीचर्स जिनको हम कहते हैं असल टीचिंग दे रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता। मैं तो मैम सारे टीचर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए इंग्लिश मुझे भी आती है, इंग्लिश आपको भी आती है, पर्सनैलिटी आपकी भी अच्छी है, सबकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन आप बच्चे को हमेशा उस भाषा में पढ़ाएं जिस भाषा में वो समझ पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा सकते हैं, हिंदी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा सकते हैं। एक चीज मैं और बोलूंगी, देखो बेटा क्या होता है, बच्चे के साथ सबसे पहले कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा कनेक्ट नहीं समझता ना, वो ये सोचता नहीं मैं किसी और, ये कोई और है, मैं कोई और हूँ। कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को ये लगता है ना कि जो मुझे पढ़ा रहा है ये मुझे करा देगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। बच्चे का एक टीचर के साथ क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। सिर्फ मुझे आज भी ध्यान है, वृत्तिक का नाम था या खुशी नाम था उस बच्ची का, वो ना मोबाइल बहुत चलाती थी, तो उसकी मदर पेटीएम में आई कि सागर सर इसको बोलो कि मोबाइल ना चलाए, ये मोबाइल बहुत चलाती है। तो मैं ये वाली बात तो आप कह दो, बात ही तो कहनी है सिर्फ, आप कह दो। एंड शी वाज वेरी गुड स्टूडेंट, पर उसकी मदर ही चाहती थी कि मोबाइल बहुत चलाती है। मैं कि दिया किसने था? कहती सर दिया तो हमने था, इसके बर्थडे पे जिद कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मेरे कहने से मान जाएगी? कह रहे सर आपका तो बहुत इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, आपको तो बहुत मानती है ये। एंड लिटरली उसने मेरी बात मानी। मैं क्लास में गया, मैंने खुशी को बोला खुशी आफ्टर क्लास यू विल मीट फॉर 2 मिनट्स। कहती ओके सर। तो वो रुकी और उसने पूछा कि हाँ जी सर आपने मुझे कहा था कि क्लास के बाद 2 मिनट रुक जाना। मैं कि बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल? कहती ऑफ कोर्स बोर्ड्स। तो मैं कि मोबाइल छोड़ते 2 महीने के लिए? कहती मम्मा ने बोला होगा ना। मैंने कहा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ यू आर इन 90s एंड इफ यू लीव दिस मोबाइल फॉर 2 or 3 months यू विल बी 99 or 100। कहती आर यू श्योर? मैंने कहा मैडम उसने मोबाइल छोड़ दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर बच्चा आपसे यहाँ से कनेक्ट है, टीचर के साथ यहाँ से कनेक्ट है, बात आपकी सुनता है, तो फिर वो आपकी हर बात मानेगा। लिटरली इस खुशी ने प्रॉमिस करके गई थी सर आप मोबाइल छोड़ दूंगी। एंड शी स्कोर्ड वेरी नाइस इन इकोनॉमिक्स, वेरी नाइस इन बोर्ड्स। तो उसके फादर मदर आए रिजल्ट के बाद, उन्होंने ऐसा बोला कि सागर सर मैंने कहा था ना कि ये टीचर की बात मान जाएगी, हमारी बात नहीं मानेगी। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की लाइफ के अंदर। अब जैसे महाभारत के अंदर अगर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को डायरेक्शन ना देते तो क्या वो महाभारत जीत पाते? नहीं जीत पाते। सेम यही है मैडम, हम लोग क्या हैं, मतलब मैं अपने को भगवान तो नहीं कहता, लेकिन काम वही है हमारा। टीचर्स को भगवान का रूप बोलते हैं। हाँ, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लाको पाए, है ना? तो कहावत आपने सुनी होगी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पर फिर भी उसने पहले गुरु के पैर छुए। क्यों छुए? क्योंकि गोविंद कौन है, गोविंद मतलब भगवान, गोविंद कौन है ये भी किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए उसने पहले गुरु के पैर छुए कि मेरी दुनिया क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मुझे किसने बताया? ये मेरे गुरु ने बताया, और जिसने बताया वो मेरे लिए पहले है। तो मैं ना सभी स्कूल ऑनर से, सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये जो कहावतें बनाई गई हैं, ये जो श्लोक लिखे गए हैं, ये वाकई में बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। मुझे कई बार पता है क्या लगता है, देखो सागर, अब जैसे मान लो मैं भी काफ़ी टीचिंग अब एक्सपीरियंस है, तो उसमें मुझे क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना आज की जनरेशन के भी, जो बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं वो पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते ना वो टीचर्स की, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं। मैंने बहुत बार देखा है मैम कि बच्चे स्कूल के अंदर टीचर को ना कैजुअल एटीट्यूड में लेते हैं, उल्टा बोल जाते हैं। वो टीचर की इंसल्ट नहीं कर रहे, वो अपने पेरेंट्स की इंसल्ट, वो अपने करियर की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, जैसे मेरे साथ तो ऑल्दो कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सपोज मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, बच्चे पीछे से हंसना शुरू कर देते हैं। बाई चांस गलती हो जाती है, कई बार एक्स की जगह पे वाई लिख दिया, वाई की जगह पे एक्स लिख दिया, कभी आंसर नीचे आके अटक गया, आंसर नहीं आ पा रहा, तो बच्चे रोज़ ना खिसखिसी उड़ाना जैसे बोलते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर टीचर आपको 100 चीज़ें सही पढ़ा रहे हैं तो 2 गलत भी हो सकती हैं उससे, बट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर अपनी तरफ से क्या कर सकता है? सिर्फ कोशिश। डॉक्टर भी, हाँ डॉक्टर भी क्या करता है, जब ऑपरेशन करने डॉक्टर जाता है तो वो हाथ को ऐसे देखता है और उसको प्रणाम करता है कि हे भगवान ये अच्छे से हो जाए, ये ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तो वो कोशिश ही तो कर रहा है। तो मैं तो एक मैम एक कहावत है छोटी सी, अगर आप अलाउ करें मुझे बोलने के लिए, कि कामयाबी मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले ये तकदीर की बात है। हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश जरूर करनी चाहिए इंसान को, मेहनत जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब सागर अब अगले 5 सालों में क्या देखते हो, अब क्या करने का और इरादा है? इसी में आगे जैसे आप क्या बोलते हो बच्चों को, जैसे जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे जो पार हो चुके हैं, मैंने जो स्टडीज कर चुके हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, तो वो भी आपको सुन रहे हैं, तो क्या चाहोगे
टीचिंग के बारे में कि भाई टीचिंग अब आप कर रहे हैं। टीचिंग प्रोफेशन पे क्या व्यू है आपका कि किसी को टीचिंग एज अ करियर ऑप्शन? टीचिंग एज अ करियर ऑप्शन ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बच्चों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैशन है टीचिंग तो ही आप टीचिंग में आए, पैसे को देखकर टीचिंग में ना आए। ट्रू ट्रू, ये एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर लिया है। क्योंकि टीचिंग इज अ लेस पेइंग जॉब। राइट। अगर आप किसी भी स्कूल के अंदर उठाएंगे तो इतनी अच्छी सैलरीज स्कूल्स में नहीं है जितनी अच्छी कॉर्पोरेट्स में है। लेकिन अगर आपका पैशन है टीचिंग, पैशन मतलब आप दिन रात मेहनत कर सकते हो टीचिंग के अंदर, आपको लगता है कि यार मैं कम्युनिटी की वैल्यू को अपलिफ्ट कर सकता हूं, तो आप टीचिंग में आइए। पैसा है नो डाउट, लेकिन कॉर्पोरेट के बराबर शायद इसमें इतना पैसा नहीं है। तो अगर मैम खाली पैसे को देख कर नहीं आना, खाली पैसे को देख के मत मतलब जाना। अगर आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि यार मुझे टीचिंग करनी है, मुझे एंजॉय करता हूं मैं टीचिंग को, तो आप टीचिंग में आइए। क्योंकि मैंने देखो सागर ये एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर भी किया है। मैंने पहले यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए भी शुरू किया गर्मियों की छुट्टियों में। तो कुछ बच्चे जो कॉलेज गोअर्स नहीं होते, जिनको एडिशनल अपनी पॉकेट मनी अर्न करनी होती है, लड़कियां, मैंने यहाँ पर 2-3 लड़कियां रखी, हायर करी। तो व्हाट दे गाइज यूज्ड टू डू, पहले तो लेट आना, चाबी उनके पास भी होती थी, टाइमिंग सबके डिफरेंट होते हैं। आ जाएंगी, पेरेंट्स नीचे वेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे 6th के 5th के, एंड लेट आना, फिर बैठ के काम खत्म किया, एसीज ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, आप बातें कर रहे हो, आप अपने फोन में लगे हुए हो या बच्चों को काम दे दिया, 1-1 घंटा आपने वेस्ट करा अपना। तो ये ना वही वाली बात है कि आप सिर्फ खाली अगर पैसों के रिगार्ड से आओ, कहीं किसी को ज्वाइन करो, चाहे वो स्कूल हुआ, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ, तो वो बेकार ही है। अगर आपका मन है कि आप देखो 1 घंटा भी जो हम देते हैं, और जो 1 घंटा भी पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत वैल्यू होता है उस 1 घंटे। मैं हमेशा करता हूँ मैम। हाँ। मैं ना अपने क्लासेस में, जो मेरी क्लासेस हैं बल्लभगढ़ में वित्त सागर क्लासेस के नाम से, तो सिमरन मैम मैं ना, जैसे कुछ बच्चे ना खुरापाती होते हैं से, तो उनको ये रहता है कि यार अगर सागर सर की क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं ना, तो आप डिस्टर्ब करना शुरू करना है, क्लास को ना 1 घंटे आधे घंटे में खत्म करना है, या फिर हंसी मजाक का माहौल बनाना है। तो मैं ना हर बच्चे से, जिस दिन बच्चा मेरे पास फर्स्ट डे आता है, मैं उससे कहता हूँ 4 से 5:30 की क्लास है ना, 4 से पहले जितने हंसी मजाक करना है कर ले, 5:30 के बाद बाहर रिसेप्शन एरिया में जितना हंसी मजाक करना है कर ले। लेकिन व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, जब मैं बोर्ड पे शुरू हो जाऊं, जब मैं बोलना शुरू करूं ना, तब हंसी मजाक मत कर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे 2 चीजें दे रहे हैं, एक तो पैसा और दूसरा विश्वास, राइट, और तीसरा जो तुम दे रहे हो वो है टाइम। और मैं अगर इन 3 चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैं धोखा दे रहा हूं। मैं हर पेरेंट्स को कहता हूं कि अपने बच्चे को ये माइंड सेट कर भेजना कि आई वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अगर इस एटीट्यूड के साथ, इस बिहेवियर के साथ, इस माइंड सेट के साथ मेरी क्लास की दहलीज के अंदर रखता है कदम अपना, तो आइयो, अदरवाइज मत आइयो। क्योंकि मैडम जैसा आपने अभी बोला ना कि वैल्यू करना वो बहुत जरूरी है। 1500 रुपए, 2000, 2500 जो भी हम बच्चे से ले रहे हैं ना, उसकी मुझे वैल्यू करनी है। और बच्चों को भी वैल्यू, वही ना, बच्चों के अंदर वैल्यू आजकल थोड़ी कम है। बट मैं अपनी 1.5 घंटे की क्लास में ना मैडम 1 मिनट भी हंसी मजाक नहीं करने देता। मुझे लगता है कि हाँ यार, क्लास में इस टाइम थोड़ा सा सीरियस माहौल ज्यादा है, मैं खुद अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता हूँ। अदरवाइज मेरी 1.5 घंटे की क्लास ऐसी होती है कि बिल्कुल कंटेंट डिलीवर होना चाहिए बच्चे के। राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब इकोनॉमिक्स का अगर सपोज आप जैसे फाइनेंस में पढ़ा रहे हो, अगर मैं पूछूं कि बहुत ही लेमैन टर्म्स में, जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैंने कॉमर्स किया है, अगर आप मेरे को समझाओ कि सिंपल इकोनॉमिक्स है क्या, मतलब एक तरीके से चलो आपने जैसे मुझे बताया कि आप इंजीनियर हो, तो मैं आपको कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, मैं इनको इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग योर रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट यू कैन मैक्सिमाइज देम। जैसे कि आपके पास इस टाइम क्या है? टाइम है, पैसा है, पेरेंट्स हैं, गाड़ी है, जो भी आपके पास है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है जो चीज आपके पास लिमिटेड है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, उससे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। इसका मतलब उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं आती। आपके पास 100 रुपए हैं, आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पता क्या करना है। अब आपने सोचा यार मैं ना म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूं, मैं शेयर मार्केट में लगा सकता हूं, या मैं हल्दीराम में जाके इसको खर्च कर सकता हूं। अब आप उसको कहां पे क्या कर रहे हो, आप उसको खर्च कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको ये बताती है कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये इकोनॉमिक्स सिखाती है।
मतलब ये नटशेल है, ये नटशेल है। जैसा आपने कहा ना, यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यहाँ बहुत से बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड बच्चों को मैं यही बताऊंगा कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, राइट। स्केर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कमी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अंबानी बनना चाहता है, बनता है क्या? नहीं बनता। लेकिन आप अपने स्मार्टनेस का यूज करके, आप अपने टाइम का एफिशिएंटली यूटिलाइज करके आप कितना एक्सेल कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस। तो आप जैसे टीचिंग लाइन में आए, ठीक है, उसके बाद एमकॉम जब आप कर रहे थे तो आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, तब से लेकर अभी तक कैसे रहा है, क्या डिफिकल्टीज फेस हुई हैं टीचिंग प्रोफेशन में? डिफिकल्टीज बताऊं आपको, एक टीचर की सबसे बड़ी डिफिकल्टी जॉब ये होती है कि अगर उसकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 का माइंडसेट अलग है। राइट, ट्रू। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई टीचर नहीं बता पाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर का सबसे बड़ा पेन पता है क्या होता है? स्कूल टीचर का, कि अगर उसकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 के 40 बच्चों के समझने का तरीका अलग होता है मैम। सबका इंटरेस्ट अलग है। बहुत डिफिकल्ट जॉब है टीचिंग। स्कूल ऑनर्स बहुत आसान समझ लेते हैं इस काम को कि सैलरी दे तो रहे हैं, लेकिन एक टीचर की जॉब सबसे डिफिकल्ट होती है मैम। क्यों होती है? क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में बैठ रहा है, बच्चे के दिमाग को खोल रहा है। राइट। ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट जॉब है कि 40 बच्चे को सेटिस्फाई करना, और 40 बच्चों के, वो तो एक सेक्शन है, मैं तो 6 सेक्शन लेता हूँ, तो 240 की मेरी स्ट्रेंथ हो गई एक दिन की सुबह स्कूल पढ़ाने की। फिर आफ्टर स्कूल मेरे पास लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को भी समझना। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाता है अभी 40 बच्चों का तजुर्बा, एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, फ्रेशर में और तजुर्बेदार में यही फर्क है। करते करते सब बच्चे की, अब जैसे क्या होता है, एक चैप्टर है ADNAS, जैसा आपने शेयर चैप्टर है, मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा अटकेगा ही अटकेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पे पहले से ही ट्रिक बता देता हूँ कि बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरह के ट्रिक्स आएंगे। अब 40 में से 20 समझ जाते हैं, 20 नहीं समझ पाते। अब 20 के लिए मुझे फिर और कोई ट्रिक डेवलप करनी पड़ती है। ट्रू। जैसे आप हमें शेयर्स पढ़ाते थे, स्कूल में अलग सिस्टम था, आपका सिस्टम अलग था। मैम का सिस्टम क्या था शेयर्स में? मैम टेबल ड्रॉ करके शायद नहीं कराती थी। नहीं। हमारे हमारे स्कूल में ना टेबल्स ड्रॉ करा देते थे। आज भी मैं वही मैम, आज भी टेबल्स करवाते हैं, और मैं ये कहती हूँ क्या जरूरत है मैम? क्या था वो एक बार बताओ आप मुझे याद नहीं है। अलॉटेड, अप्लाइड, नहीं एप्लीकेंट, अलॉटेड, अप्लाइड। हाँ, टोटल अलॉट कितने कर सकती है कंपनी, हाँ, अप्लाई कितने की, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस बोलते थे। हाँ। तो उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट्स होती थी। प्रोरेटा ये आज भी मेरे बच्चे बड़े क्रीम तरीके से कर जाते हैं। 15 साल बाद मैं सुन रहा हूँ ये वाले शब्द, प्रोरेटा, अलॉटेड, है ना। हाँ, फिर क्या हुआ? आज भी टीचर्स ना स्कूल में, जब मैं बच्चे को यहाँ समझाती हूँ, मैं कहते हैं अच्छा ये तो इतना सही है, बस ये 2 स्टेप्स में हो गया। 2 स्टेप्स में था, सिर्फ 2 स्टेप्स में। मुझे आज भी ध्यान है कि वो पूरी टेबल को सिमरन मैम ने दो लाइंस में, मतलब कि 2 लाइन का एक और 2 लाइन का एक, ऐसे उन्होंने आपने मुझे बताया था। करेक्ट, मुझे याद है। आज भी ना, क्योंकि स्कूल के टीचर, अच्छा ये मेरा टेबल के फॉर्म में चल रहे हैं, मेरा इजाद किया हुआ तरीका था। जो मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ती थी तो क्या होता था कि मैं ही सोचती यार इतना मुश्किल तरीके से टीचर कराता है, मार्क्स मिलने हैं मुझे जनरल एंट्रीज के, और जनरल एंट्रीज के अमाउंट्स ठीक होने चाहिए। मुझे कॉन्सेप्ट फिट हो गया ना मेरे दिमाग में, जैसे मान लो मैंने कहा कॉन्सेप्ट ये है और ये फिट करना है, इसको फिट करना है लॉजिक के साथ, तो लॉजिक और सिंपल तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि एक स्टेप अगर मैंने ऊपर किया सेकंड एंट्री में, तो वही स्टेप तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में आने वाला है, सिर्फ एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा समझ में आनी चाहिए। तो वो आज भी टीचर एक्सेप्ट नहीं करता। टीचर कहते हैं ये क्या लिख रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो? मैंने कहा कॉन्फिडेंटली मैं सबसे पहले स्कूल में स्टार्ट होने से पहले शेयर यहाँ खत्म करा देती हूँ। मैंने कहा शेयर यहाँ खत्म करके जाओ मेरे पास, ताकि स्कूल में कोई टीचर पूछे ना तो उसका रीजन बताओ कि मैं ये स्टेप इस वजह से करता हूँ। करेक्ट, बहुत ही अच्छा स्टेप्स है वो। आज भी बड़ा, मतलब एक मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाने में बड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक मैडम मुझे ना आपका एक कॉन्सेप्ट वो भी ध्यान है, आपने मुझे कुछ अलग तरीके से पढ़ाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना एक चीज 11th क्लास में, 11th क्लास का तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। हाँ, वो मेरे ना शायद किसी 12th में किसी कॉन्सेप्ट में आ रही थी, तो मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी, तो आपने मुझे अलग तरीके से भी कराया था उसको। अच्छा, वो भी आपका मुझे सोर्सेज और एप्लीकेशंस, हाँ कुछ ऐसा था। कई चीजें तो सागर ऐसी होती है ना, जो मान लो तुम भी हो, कोई जरूरी नहीं है जो किताब में लिखा है वही आपको कराना है। कई चीजें तो सागर ने खुद भी डेवलप करी होंगी। जैसे मैं अपने इकोनॉमिक्स में ना, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक चैप्टर है 11th क्लास में, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को ना मार्केट में ले जाता हूँ, मंडी में ले जाता हूँ, सब्जी मंडी में। अच्छा,
मैं उनको अनाज लाइव आप लेके लाइव दिखा देता हूँ। ओके। अनाज मंडी में उनको लेता हूँ कि भाई गेहूं का रेट यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। ये वाला जो सेब है, कश्मीरी सेब, इसका रेट यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने बच्चों को ना लाइव ज्यादा दिखाऊं। उनको रेहड़ी से लेकर और हल्दीराम तक का सफर जो होता है वो कैसे वेरी करता है। आपको मालूम है सागर, बल्लभगढ़ का कोई बच्चा धीरज के पास नहीं आता। अच्छा, आपके पास जाता होगा या वहीं पर ही कोई? हाँ, तो वहीं होते होंगे, क्योंकि अब एंट्री अब खत्म हो गई हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि मुझे इतना पता है सागर का नाम, क्योंकि मैं बहुत रैंडम सुनती रहती हूँ आपका। नहीं, ये मेरे लिए भी बड़ी प्राइड की बात है कि मेरा बच्चा। और देखो, मेहनत सभी करते हैं, आप सब भी कर रहे हैं। मैंने इस सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए ना मैम दिन नहीं देखा, बात नहीं देखी। रात को 3-3 बजे तक मैंने पेपर स्कूल के चेक करे हैं, ट्यूशन के पेपर चेक करे हैं। एक्चुअली होता क्या है मैम कि 3 दिन एक बैच आता है, 3 दिन एक बैच आता है, और संडे को टेस्ट। तो 7 दिन आपके बिजी हैं। अब आपको पेपर, स्कूल के पेपर भी चेक करने हैं और आपको ट्यूशन के पेपर भी चेक करने हैं। और ट्यूशन्स का जो हम काम होता है ना मैम, सबको लगता है तो बढ़िया है, अच्छा है, तो मतलब जो औरों को लगता है स्कूल में क्यों एनरोल्ड हो कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपने लेकिन ट्यूशन का मैम बहुत टिपिकल जॉब होती है। ट्यूशन भी आपको बच्चे की परफॉर्मेंस को बिल्डअप करना होता है। मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब सोचो कि संडे को लोग आराम से 9 बजे उठते हैं और यहाँ सुबह मैसेज होता है कि 7:30 कल क्लास है या टेस्ट है, यू नीड टू रीच। और 7:30 पहुंचने के लिए टीचर को 7 बजे पहले पहुंचना होता है कि लाइट फैंस वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हो, साफ सफाई हो जाए, और टेस्ट है तो बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। कहीं ना कहीं टीचर का होता है ना बहुत बड़ा रोल। मैम, टीचर जितना सेक्रीफाइस करता है शायद कोई करता होगा। आपका जैसे अभी पिछले काफी सालों में काफी एडटेक कंपनीज आई हैं और काफी भी हालत भी काफी खराब हुई है। स्टिल अब नई और भी आ रही है, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया। ऑल्दो ये कॉमर्स से ज्यादा ये लोग और एंट्रेंस एग्जाम, नॉन मेडिकल में ज्यादा है। बट इस पे कोई व्यू है जो एडटेक कंपनीज आई थी, क्यों नहीं कर पाए लोग? मतलब व्हाई वर दे नॉट एबल टू क्रैक दिस एजुकेशन स्पेस? अभी भी बहुत चलता वैसे ही है। काफ़ी कंपनीज आई हैं, कुछ फेल हुई हैं, कुछ अभी कर रही हैं, कुछ ग्रोथ कर रही हैं। तो एडटेक कंपनीज का अपना एक रोल है बच्चे की लाइफ के अंदर। वो टोटली बिजनेस कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कहता हूँ उनको, दे आर डूइंग वेरी गुड। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम मैम अभी कोरोना में एक एडटेक कंपनी ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे ना पता है सबसे बड़ी कमी क्या है, वहाँ पे एक पर्सनल टच नहीं हो पाता। फीलिंग्स का अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन में क्या होता है, फीलिंग्स का ना टच नहीं हो पाता। तो एडटेक कंपनी भी अच्छा कर रही हैं, काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स काफ़ी नए आए हैं एडटेक कंपनी में। मैंने भी मैम एक ज्वाइन की हुई है, उसका नाम है एक्स्ट्रा मार्क्स। अच्छा, हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स एक कंपनी है। मैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए, उनके लिए CUET एक एग्जाम होता है 12 के बाद, तो CUET एग्जाम के लिए मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देता हूँ। ओके। तो इतना काम मैनेज कैसे करते हो तुम, एंड अलॉन्ग विद योर पर्सनल लाइफ आल्सो? क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं तो इंस्टीट्यूट में ही बहुत मतलब काफी काम हो जाता है कि यू नीड टू चेक द पेपर्स, यू नीड टू डिलीवर द नोट्स एंड द लेक्चर्स एंड प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस। द वीक स्टूडेंट्स वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो मेरे बच्चे ही हैं। तो उनको घर पे भी हम बुलाते हैं सुबह मॉर्निंग में। हाउ डू यू मैनेज? कभी मैंने काउंट नहीं करी, कभी मैंने देखा ही नहीं। मैंने बताया ना कि जब मैं ऑफिस में जॉब करता था मैं वर्किंग आवर्स पंचिंग देखता था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ सिमरन मैम, आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि आज के डेट में जब भी हम काम करते हैं लाइक जॉब, तो लोगों की मेंटलिटी क्या बन गई है, 2 बार पंच, 1 बार लंच और लाइफ टंच। अच्छा, मेरा कभी ये रहा ही नहीं मैम कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे ये है कि मुझे अगर मैं चाहे स्कूल हो चाहे मेरा कोचिंग सेंटर हो, अगर मैं एक बार एंटर कर गया हूँ तो काम खत्म करके ही यहाँ से बाहर निकलूंगा। जो मेरा टास्क है मैं काम खत्म करके ही निकलूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जाते हुए पंच, एक बार आते हुए पंच और बीच में लंच, वो मैंने कभी नहीं करा। और आज के दिन में कॉर्पोरेट्स में यही हो रहा है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। सही बात है। अच्छा, आपने एक जो टीचर्स के बहुत जब आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे तो आपने बताया था कि यार अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 डिफरेंट माइंडसेट से हैं, इंटरेस्ट बैकग्राउंड से हैं, तो उनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना भी 40 को डिफरेंट होना चाहिए, सबके साथ पर्सनलाइज होना चाहिए, राइट? अब पर्सनलाइज तुम एक ग्रुप बैच में तो नहीं कर सकते हो, 1-on-1 में कर सकते हो। एंड इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स की क्वालिटी ओवर मतलब मास स्केल पे इतनी अच्छी नहीं है, right? There are very few percentage of teachers who are really good and majority teachers are not that good, right? Train जैसे आप भी बता रहे थे, right? और उस तरह से वो पर्सन टच डेवलप नहीं हो पाता, बच्चों को थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, राइट? तो जैसे अब हम AI काफी सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये पर्सनलाइज्ड, ये डेटा के थ्रू पर्सनलाइज्ड चीजें तुम्हें दे सकता है, राइट? मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, मैं आपसे उसके ऊपर POV जानना चाह रहा था। मेरे को ऐसा बिलीव है कि ये टीचर्स की लाइफ इजी करेगा आगे। ओके, हाउ कि अगर
डेटा के फॉर्म में बच्चों का डेटा स्टोर होता जा रहा है कि बच्चा किस इंटरेस्ट एरिया में, जैसे किसी को चेस पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, एंड वो उसका डेटा स्टोर होता जा रहा है. इट विल हेल्प द टीचर कन्वर्ट द सेम कॉन्सेप्ट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके ऑफ डिलीवरीज पे कन्वर्ट करने में. कि अगर एक बच्चा उसको कुकिंग बहुत शौक से करता है, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसको कुकिंग के हिसाब से समझा दिया जाए. तो मैं आपका कुछ जानना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि एआई से आगे चल के मास स्केल पे टीचर्स को काफी हेल्प होगा टू डिलीवर पर्सनलाइज्ड कंटेंट टू? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, और ये आज का बहुत करंट सिचुएशन है ये. और मैंने एआई को मैम अभी रीड करने की कोशिश करी है, कुछ टाइम से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ. तो लेट्स सी कि रोबोटिक जब आएगा या एआई टीचिंग के अंदर आता है तो कितनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाता है. लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एआई को भी रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए टीचर्स की ही जरूरत पड़ेगी. डेफिनेटली. जैसे आप पेपर बनाने में, जैसे पहले हम क्या करते थे, पहले हमें जब पेपर बनाना होता था तो पहले हम पेपर पे 80 नंबर का 100 नंबर का पेपर बनाते थे, उसको हम स्कूल में देते थे, स्कूल वाले उसको टाइप कराते थे, और वो टाइप करा के हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए आता था. प्रूफ रीडिंग चेक करने के बाद फिर हम उसको फाइनली फोटोकॉपी के लिए देते थे. और अब जरूरत ही नहीं है इतना कुछ. हाँ, अब तो हम या तो वर्ड पे खुद ही टाइप कर लेते हैं फटाफट, और नहीं तो आजकल वो स्पीकिंग टूल्स ऐसे आ गए हैं, हम उसका हेल्प ले लेते हैं. नहीं तो ऑनलाइन हमारे पास इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वहां से कट करा, यहाँ पे पेस्ट करा. हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें अपनी कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना है, तो हम वो कर लेते हैं. पिक्चर्स क्रिएट करनी है, पिक्चर क्रिएट. पहले मुझे आज भी ध्यान है मैम, आज से करीबन जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने स्कूल ने मुझे पेपर मांगा, उसने उन्होंने बोला कि इसमें ना कुछ क्रिएटिव चीजें डालो, तो मैंने अपने हाथ से ना पिक्चर ड्रॉ करी थी. अच्छा. मतलब जैसे नदी वगैरह, वहाँ पे एक ठेले वाला खड़ा है, वहाँ कुछ बच्चा पूछ रहा है, तो मैंने ड्रॉ करी थी. अब क्या होता है, अब तो आप गूगल पे जाओ, वहां से पिक्चर आपने डाउनलोड करी, यहाँ लगा दिया. तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती ही करती है, और आपको स्मार्ट बनाती है, आपको लाइफ में एक्सेल करने में आपकी हेल्प करती है. आई विश कि एआई टीचर्स के साथ साथ बच्चों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और उनकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड करेगा. मैं तो यही इमेजिन कर रहा था कि बुक्स हैं, बुक्स एक तरीके से बनी इसलिए कि स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट डिलीवर हो पाए एट मास, राइट? बट बुक्स का दिक्कत क्या है अभी कि बुक्स में एक ही तरीके का कंटेंट है, 40 अलग टाइप के बच्चे. तो मेरे को तो लगता है एआई एक तरीके से ऐसी बुक्स बना देगा which are completely personalized to every student, but it will enable the teachers only through books. Exactly, books enable ही. अभी देखते हैं, अभी इतनी आगे का हमने नहीं देखा टीचिंग के अंदर क्या एआई लेके आता है. बट डोंट यू थिंक ये सब चीजें हम अभी करते हैं? मैं कर रहा हूँ. जैसे मान लो हम भी करते हैं अकाउंट्स में, अगर मान लो 1-to-1, लेकिन वो अगेन 1-to-1 ज्यादा पॉसिबल है. जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पीपीटीज रन करता हूँ मैम. मैंने ना अपने कोचिंग सेंटर के अंदर स्क्रीन लगाई हुई है, प्रोजेक्टर लगाया हुआ है. तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाते, हम मेजरली पढ़ाते हैं उसको पीपीटीज की फॉर्म से, हम मेजरली पढ़ाते हैं वीडियोस की फॉर्म में, हम बच्चे को कार्टून्स की फॉर्म में एक एनिमेशन वीडियो दिखा के पढ़ाते हैं, हम डिजिटल का यूज़ करते हैं. हम उससे क्या होता है, जैसे 2 दिन हमने बुक से पढ़ा दिया, 2 दिन हमने डिजिटल मीडिया का यूज़ कर लिया, 2 दिन हमने प्रैक्टिस टेस्ट ले लिए, कुछ क्विज करा दिए. इस तरीके से कराते हैं तो बच्चे के इंटरेस्ट क्रिएट होता है. मूवीज़ की फॉर्म में हमने कराते हैं, एनिमेटेड हमारे पास वीडियोज़ हैं, उनकी फॉर्म में कराते हैं. इकोनॉमिक्स को जितना आसान बना सकता हूँ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. So good. So this is something जो मतलब चेंज तो काफी हो सकता है और होना चाहिए. चेंजेस भी थोड़े बहुत जरूरी है. मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एट मास स्केल की बात कर रहा हूँ. अच्छा सागर, मैं एक जैसे आपसे बात पूछती हूँ, जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, है ना, तो बच्चे स्ट्राइव करते हैं आगे जाने के लिए कि हमें ये इंस्टीट्यूट में ऑप्ट करते हैं कि भाई हमें मान लो फॉर से किसी कॉलेज है, LSR है, SRCC है ना, हमें यहाँ जाना है, या हमें देशबंधु में जाना है, हमें नॉर्थ कैंपस क्लिक करना है. कर पाते हैं, इट्स गुड, राइट. अगर नहीं कर पाते फॉर से, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी डिवोशनली पढ़ रहे होते हैं, एंड CUET भी नहीं, वी वांट टू गेट 200 आउट ऑफ 200, मतलब एक भी नंबर इधर उधर हुआ नहीं, और बच्चों के अंदर एक एंजाइटी अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं. करेक्ट. तो अगर वो बच्चे नहीं कर पाते, नहीं वो मिल पाता जो वो चाहा, जो उन्होंने चाहा, जो वो डेस्टिन्ड थे, जो मतलब एक तरीके से वो अपनी किस्मत में सोच के आए थे कि नहीं हम तो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें SRCC क्लिक करना है. तो अगर वो नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या विजन है, उनके लिए क्या सोचते हो आप? इसके लिए मैं ना एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि दुनिया एक जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना. कि जो हमें मिल गया उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला वो बहुत कुछ है. तो ऐसा मत सोचिए, जो आपके पास है, जो परमपिता परमात्मा ने आपको दिया है, वो बेस्ट दिया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है. एक बार दोबारा से आप मुझे बताएंगे. दुनिया एक जादू का खिलौना, दुनिया एक जादू का खिलौना, मिल जाए
तो मिट्टी, मिल जाए तो मिट्टी, और ना मिले तो सोना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और एक बात और बताइए, जैसे अब सफलता का क्या राज है, कुछ बताओगे आप हमारे बच्चों को कि एक बच्चा अगर ये चाहे कि नहीं मुझे तो सफल होना है, सागर सर की तरह सफल होना है, एक कामयाब बनना है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि यू शुड हैव अ टारगेट इन योर लाइफ। राइट। लक्ष्य होना चाहिए। वो आइडेंटिफाई कैसे करें? वो आइडेंटिफाई कैसे करें? आपको क्या बनना है ये कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए ना आपको अपने आप से बात करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बुआ जी से बात कर ली, फूफा जी से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली, गर्लफ्रेंड से बात कर ली, बॉयफ्रेंड से बात कर ली, पापा से बात कर ली, सबसे बात कर लेते हैं। कभी अपने आप से बात करते हैं? कभी पार्क में नंगे पैर घास पे घूमते हुए अपने आप से बात करते हैं? कभी चंद्रमा को देखते हुए अपने आप से बात करते हैं? नहीं करते मैम, हम करते ही नहीं अपने आप से बात। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, मन ही मन में बड़बड़ाते रहते हैं। हम अपने आप से बात नहीं करते कि वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ। मैं अपने नाम के साथ CA लगाना चाहता हूँ, मैं अपने नाम के साथ IAS लगाना चाहता हूँ, मैं अपने नाम के साथ IPS लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्या लगाना चाहता हूँ मैं अपने नाम के साथ? जैसे कई बार मैं अपने बच्चों को ना मोटिवेशन देने के लिए कुछ एक बात बताता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटस आज आपका है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, आप उसको कितना x टाइम, कितना 10x, 4x, 5x, 20x करना चाहते हैं, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है तो क्या मौत भी गरीब परिवार में ही चाहते हो? आपके होने का क्या फायदा हुआ? ये तो हमारे हाथ में है। राइट। तो मेरा बच्चों के साथ ये रहता है कि जो भी आप लक्ष्य बनाओ उसके पीछे पहले अपने आप से बात करो कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो क्यों जाना है, मुझे CA बनना है तो क्यों बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को क्या लाइफ देनी है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। तो पहले ये देखो कि मुझे अपने पेरेंट्स को क्या देना है, मैं कैसी लाइफ उनको देना चाहता हूँ। एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उनको देना चाहता हूँ, अच्छी उनको ट्रैवलिंग देना चाहता हूँ ताकि वो पूरी दुनिया देख सकें। मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि अगर उनको थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, यहाँ से मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और वहाँ हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर उनको रिसीव कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितनी खुशी होगी उनको। अच्छी फ्लाइट्स, बेस्ट फ्लाइट्स वो सफ़र कर रहे हैं, अच्छे होटल्स में वो स्टे कर रहे हैं। तो यही एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं अंदर मन में। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। और सफल होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी मैम अहंकार नहीं होना चाहिए। आप सफल होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए मन के अंदर। अच्छा, कोई अगर हम जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो रियल वर्ल्ड में या आप कैसे कनेक्ट करोगे एक बच्चे को, क्या करना चाहिए उसके लिए? कोई चीज़, कोई बाहर से कुछ प्रैक्टिकल रिसोर्स हो बच्चे के पास, कैसे वो समझे आपके सब्जेक्ट को, कहाँ अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स? अच्छा, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे उसने अकाउंटेंसी पढ़ी, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी, उसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी, तो उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें और प्रैक्टिकली कैसे समझे। राइट। मैं एक बुक का नाम लेना चाहूँगा इसमें, जो मैं भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और किसी ने मुझे सजेस्ट, मेरी मेंटोर ने मुझे सजेस्ट करी थी, और मैं उस बुक को पढ़ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपनी 11th 12th और ग्रेजुएशन की किताबों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस बुक का नाम है, दिस इज अ बुक मैम, रिच डैड पुअर डैड। ओके। ये एक बुक है जो मैं यहाँ पर जितने बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बैठे हैं उनको भी ये वाली बुक रिकमेंड करता हूँ, और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या ह्यूमैनिटीज से हैं मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, ये बुक है मैम, रिच डैड। इसमें क्या कंटेंट है? इसमें बेसिकली ना पैसे के बारे में बताया हुआ है कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स क्यों होने चाहिए, क्या मतलब होता है उनका, उनको कैसे अचीव कर सकते हैं हम। प्लस पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को काम पे लगाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जॉब के अंदर हैं हम, जो भी बच्चा जॉब में होता है हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई हुई है कि पैसे को काम पे लगाओ, पैसा कमा के आपके लिए पैसा लेके आए। अच्छा, आप भाग रहे हो पैसे कमाने के पीछे, भागो, अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को भी साइड बाय साइड काम पे लगाओ जो आपके लिए वो भागे और आपको और पैसा कमा के लाए। ओके, माने हाउ डू यू इन्वेस्ट मनी? एग्जैक्टली, ये आपको इन्वेस्टमेंट सिखाता है, ये आपको असेट्स बिल्ड करना सिखाता है, ये आपकी लायबिलिटीज को कम करना सिखाता है, ये आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हो ये सिखाता है। ये 11th 12th की जो मैनेजमेंट की बुक्स हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो ये बुक सिखाती है। वैसे ये सब किताबें पता स्कूल में भी इन्वेंट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल होनी अगर चाहिए। इतनी, ये देखो अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, आई विल रीड दिस बुक, लेकिन अगर मान लो हम इन बुक्स को जो एक लाइफ लेसन्स हमारी जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में, स्टूडेंट्स की लाइफ में दें, तो मेरे ख्याल से ये चीजें ना स्कूलों में भी जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल इज द हाईएस्ट मोड ऑफ मोटिवेशन। जैसे मैम ने बोला क्यों जानी चाहिए, मैं इसका रीजन बताऊं आपको। इस बुक के अंदर एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है।
रिच डैड रिच क्यों बन गए और पुअर डैड पुअर क्यों रह गए। मतलब दो आदमी हैं, दो फादर हैं, उन दो फादर में से एक फादर तो बन गया रिच और एक रह गया गरीब। क्यों रह गया ऐसा उन दोनों की, और जबकि जो पुअर डैड है वो ज्यादा एजुकेटेड है, अच्छा, ही वॉज अ लेक्चरर, ओके, और जो रिच डैड है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो रिच क्यों बन गया और ये पुअर क्यों रह गए। तो इस बुक के अंदर वो बताया गया है, वो हैबिट्स बताई गई हैं, वो मेंटेलिटी बनाई गई हैं, वो माइंडसेट बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक आदमी सेम एज का लाइफ में बहुत रिच बन गया और एक आदमी किस वजह से वो नीचे रह गया। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग नहीं लगता मैम? सिर्फ इसमें हैबिट्स बताई हुई हैं, इसमें वो बातें बताई हुई हैं कि इन हैबिट्स को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। मैं सागर, एक बच्चा है मेरे पास, मेरे को अब आपका कंटेंट इसका पता चला। एक बच्चा मेरे पास अभी करेंटली आता है, आई वोंट नेम दैट स्टूडेंट, क्योंकि वो बच्चा मुझे सुनेगा तो बोलेगा मैम आप क्या बोल रही हो। वो पढ़ता नहीं है, ही इज वेरी नोटोरियस बच्चा, बहुत नॉटी है। तो आगे वाली रो को वो पढ़ने को कोशिश करता है अपनी तरफ से पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट करने की, तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो है ना अनकंट्रोल्ड है, जब नियत में तुम्हारी है तो वो करते हैं। तो वो क्या कहता है, वो जो आगे पढ़ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं इनको तो सबको तो मैं अपने ऑफिस में रखूंगा अकाउंटेंट। वो अभी से उसकी सोच है। तो मैं उसको अभी कई बार पूछते हैं कि भाई कैसे रखोगे, मैंने कहा चल तेरा पॉडकास्ट लूंगी फिर तुम्हें। तो कहता मैम यू विल सी वन डे। तो यानी दिमाग में कुछ ना कुछ उसकी उथल पुथल है। और मैम बच्चे करते भी हैं। मेरे एक स्टूडेंट था, मैं नाम भी ले रहा हूँ उसका, अक्षय जैन। मैंने अपने स्कूल में पढ़ाया था उसको। ही वॉज बिलो एवरेज, और पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या दिमाग में। 11th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। अच्छा। 12th की मिड तक मैं धक्का दे दे के उसको 12th तक लेके आया हूँ, और एवरेज मार्क्स लेके आया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अच्छा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको मतलब ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन कॉलेज मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बट वो कहते हैं ना, अभी आप कहते थे कि मैं इनको अकाउंटेंट रखूंगा, ये करूंगा, तो वो भी ऐसे मुझसे कहता था, अरे सर ये तो सीए बनेगा, सीए को मैं अपने यहाँ पर ऑफिस में रखूंगा। आज कर दिखाया मैंने उसने। अच्छा। उसने प्लाईवुड का काम किया है, प्लाईवुड जो ये फर्नीचर का काम होता है, उसने प्लाईवुड, माइका और लकड़ी, उसको काफी अच्छे लेवल पे काम किया है। और वो कई बार जैसे बल्लभगढ़ आता है पेमेंट वगैरह लेने के लिए, तो हाथ में रजिस्टर कॉपी लेके आता है मेरे पास, ऐसा देखो इससे इतनी पेमेंट लूंगा, इससे इतनी पेमेंट लूंगा, नहीं देगा तो बता दूंगा इसको मैं। अच्छा। आज भी उसका एटीट्यूड वही है। मेरा एक स्टूडेंट है मैम, सारिम, मैं नाम ले रहा हूँ उसका। ही वॉज बिलो एवरेज, और आज उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री है, कूलर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो जनरेटर की असेंबली करता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, देखो जो अब देखो कहाँ इससे क्या सार निकलता है कि जो आप कहते हैं ना एजुकेशन आपको एक डिसिप्लिन तो देती है लाइफ डेफिनेटली, लेकिन समझदारी दुनिया देती है। हाँ, दुनिया देती है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड देता है। तो जो हमें एक रिफॉर्म्स लाने चाहिए जो एज एजुकेशन सिस्टम के अंदर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अब बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब इनोवेट करने का हाई टाइम। मेरा अपना मानना ये है कि मैम, चाहे जैसे यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे बैठे हैं, ई-कॉमर्स के बच्चे बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बच्चों को ना फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर सिखानी चाहिए। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये जरूर सिखानी चाहिए इन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, नॉट थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल जरूर देना चाहिए। अच्छा, वैसे लास्ट मेरा बेसिकली ये था कि यार अब आपको मतलब मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि जैसे अगर सपोज कंट्री में हर साल बेसिकली हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, मोटा मोटा, तो हर स्टैंडर्ड में 2 करोड़ टाइप्स बच्चे हैं हर क्लास में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अगर सिर्फ 10 स्टैंडर्ड ही मैं मान लूँ, 10 या 12 10 स्टैंडर्ड ही मान लो, तो मोटा मोटा 20 से 25 करोड़ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हर साल। एवरी ईयर 20 से 25 करोड़ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, राइट। अब अगर 100 बच्चे आप चूज करो एंड उन बच्चों को ऑप्शन दे दो कि यार तुम्हें पढ़ना इज कंप्लीटली योर चॉइस, इट इज नॉट एम्पोज्ड ऑन यू बाय पेरेंट्स, बाय सोसाइटी, बाय योर टीचर्स, तो आपको क्या लगता है 100 में से कितने % बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें पढ़ना है? सिमरन मैम, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज ना जरूरत के हिसाब से होती है। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक यू सिविलाइज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहेंगे तो चाहत का तो कोई वो ही नहीं है ना। मैं नंबर पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ 100 अप्रोक्सीमेटली व्हाट डू यू थिंक, अगर आप बच्चों को कंप्लीट चॉइस दे दो कितने? मतलब एक तो देखो, एक होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, आप एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल फर्स्ट से 10th क्लास तक, वो तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। बच्चों के दिमाग में चॉइस होना नहीं चाहिए कि पढ़ाई कर या मत कर। मैं कह रहा हूँ सपोज इफ आई गिव देम अ चॉइस, नहीं होना चाहिए चॉइस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ही डिफरेंट पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि होना चाहिए या नहीं। मैं जरूर हो गया चॉइस दे दी मैंने, ठीक है, देन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक? जो है ही नहीं, फिर मैं उसके बारे में फिगर कैसे बताऊंगा? जो 100 स्टूडेंट, आई विल आंसर दैट, जो 100 स्टूडेंट्स है ना, अगर मान लो उन 100 स्टूडेंट्स में से 1 या 2 बच्चा वो सिर्फ पढ़ने में जाएगा,
चलो हाँ आपकी बात। अदरवाइज जिस बच्चे को डांस करना है वो डांस ही करेगा। बट उसको बाद में प्रॉब्लम आएगी मैम। वो क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं लेस देन 5% बच्चे होंगे ना, राइट 95% बच्चे अभी कंट्री में आउट ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं। हाँ ट्रू। अगर आप फर्स्ट से 10th क्लास नहीं ट्रू है ये, दिस इज ट्रू। और उनको सारे ऑप्शन छोड़ दोगे वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर स्टडिंग ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके स्कूल सिस्टम, सोसाइटी ने ये इम्पोज किया हुआ है कि पढ़ना ही है। अब उनको ये समझ नहीं आता कि क्यों पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए ना, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर, देखो पढ़ाई तो होगी और होनी चाहिए, हाँ। लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, हाँ। कि बच्चे को क्यों समझ में आ जाए। राइट जैसे सिमरन मैम, मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा जब बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, शुरुआत जैसे उसका फर्स्ट डे होता है बच्चे का मेरे साथ, मैं हमेशा उसकी कॉपी में क्वेश्चन मार्क पहले लगाता हूँ। फर्स्ट डे, व्हाई यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाई यू टुक कॉमर्स एज अ योर करियर। अगर आपने 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज ली है या इकोनॉमिक्स ली है या कॉमर्स लिया है, क्यों? कुछ तो सोचा होगा। 90% कुछ नहीं सोच के लेते। ट्रू। वो कहते हैं सर साइंस दी नहीं, नॉन ले लिया। ये पेट जवाब है कि और बच्चे मेडिकल मैंने करनी और नहीं है। आर्ट्स ये समझते हैं कि बहुत लो ग्रेडेड बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटीज को समझते हैं कि बहुत लो ग्रेडेड बच्चा है, और मेडिकल नॉन मेडिकल हमारी हैसियत नहीं थी लेने की, हैसियत मतलब मार्क्स वाइज, है ना। और तो क्या बचा? कॉमर्स बचा, ये तो है ना। और किसी बच्चे पूछो बेटा क्या करोगे? पापा का बिजनेस, पापा बिजनेसमैन है तो बिजनेस करना है। कुछ लोग अगर आधे से ज्यादा 12वीं के बच्चे जिनके फादर के बिजनेस अच्छे होते हैं इस नशे में नहीं पड़ते कि हमारे पास तो हमें क्या करना है, पापा का बिजनेस करना है। पापा का बिजनेस है वो मैम मेरे पास भी तो ऑप्शन था, मैंने तो नहीं करा। मेरे पास 23 साल की 23 साल की उम्र में मेरे पास एक ऑप्शन था कि जमी जमाई दुकान है, 35 साल पुराना काम है, पापा के ठेके पे बैठते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा ने जिस तरीके से तुम्हें 9th क्लास में सदर भेजा होगा ना, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे को हड़काना स्टार्ट कर दिया होगा कि तुझे करना तो पड़ेगा अब अपने आप ही कुछ। जैसे आई रिमेंबर, मुझे अच्छा लगा। देखो मैं एक बार बताऊं, आपको अच्छा लगा क्योंकि पापा ने वहां पर आपको ये बोल दिया था कि सागर भाई करना तो तुझे ही पड़ेगा, तो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपना नाम, द सेम इज द केस विद माय सन आल्सो। ओके, बिकॉज इशू को हमने कभी हमने कभी ये नहीं बोला कि तेरे पापा का बिजनेस है, यहाँ सी गेट पे राहुल टिम्बर ट्रेडर्स है तो तू वहां बैठेगा। नो, दैट गद्दी इज नॉट फॉर यू। वी मेड हिम, नहीं तुझे जो करना है तुझे अपने आप ही करना है। वी आर नॉट द प्रोवाइडर्स, विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू। और आज भी मैं अगर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहूँ ना, उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आप बन गए हो। हाँ, मुझे पता है अपना बड़ी खुशी होती है सिमरन मैम कि अगर अब डिग्रीज लेने के बाद, तजुर्बा लेने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर मैं अपने फादर का बिजनेस भी ज्वाइन करता हूँ ना, तो ना उनको कोई मतलब मन में ये होगा कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद अब दुकान पे बैठा तो इससे बड़े पहले बैठ जाता। नहीं, उनको लगता है कि मेरे बच्चे ने नाम कमाया है। राइट। मैम आप बिलीव करेंगे कि जब वो पार्क में घूमने जाते हैं या मार्केट में दुकान पे बैठे होते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो मेरे बच्चे जो मैंने पढ़ाए हैं वो उनके एकदम से पैर छू लेते हैं। तो वो कहते हैं अरे बेटा कि अंकल नहीं पहचाना, हम सागर सर के स्टूडेंट थे 2015 में 16 में। ये तो क्या पेरेंट्स की बहुत तगड़ी कमाई होती है। मतलब मेरे मम्मी पापा ना इतने खुश होते हैं कि अरे उस पार्टी में गए थे ना, तेरे स्टूडेंट मिले थे, तुझे पूछ रहे थे। मैं क्या आपको नमस्ते बोला? नहीं बोला। कह रही नमस्ते, पैर छुए थे, अंकल ये ले आए, आंटी ये ले आए पार्टी में। के लिए यही सबसे बड़ी खुशी होती है ना। तो अच्छा, कई बार मेरे बच्चों के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं सागर सर की वजह से देखो हमारे बच्चे कहाँ हैं, ये इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, ये और वो। तो कहते हैं हाँ जी। और मेरे पापा ना बहुत सीधे हैं, मतलब बहुत सरल स्वभाव के हैं। कहते हैं हाँ जी ऐसा ही है बस। उसमें देखो तुम्हें कितना खुशी होती होगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, संस्कारी है, मेहनत करने वाला है। तो पापा मेरे अप्रिशिएट तो नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमारा बेटा इज ऑन द राइट ट्रैक। और मैं सबको यहाँ बोलना चाहूँगा जितने बच्चे बैठे हुए हैं, बस कुछ भी करना, कैसे भी करना, गलत आदतों में मत जाना। सिमरन मैम, मैं ये सब बच्चों को कहना चाहूँगा, अपने करियर को बनाओ, कोशिश करो अच्छे से अच्छा करने की। लेकिन मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा, किसी भी गलत आदत में मत जाना। ना कभी ड्रिंक करना, ना कभी स्मोक करना, ना कभी रिलेशनशिप्स में जाना। सबसे पहली चीज़ आपका अपना करियर, आपके पेरेंट्स, ये जो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप्स में आ जाना, अननेसेसरी रील्स को देखना। और मैं खुल के बात करूँगा कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं आई थिंक 17 और 18 प्लस हैं, तो ये जो है ना, ये इन चीज़ों में कभी मत जाना। ये जो है ना, ये पार्टीज़, इनमें मत जाना। अपने आप को कंपैरिजन करना, ये कभी मत करना। उसके वो मेरे पास गाड़ी में भी बच्चे आते हैं, मेरे पास स्कूटी पे भी बच्चे आते हैं, मेरे पास पैदल भी बच्चे आते हैं और साइकिल पे भी आते हैं। मैं सबको बराबर ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरे पास आज के डेट में गाड़ी में भी ड्राइवर छोड़ने आते हैं लड़कियों को, बच्चों को, और वो उतरती हैं, ड्राइवर फिर गाड़ी ले जाता है। तो कई बार बच्चों के मन में आ जाता है कि यार देख क्या किस्मत है इसकी। तो मैं कि बेटा डोंट बी ना,
तेरी किस्मत थी तू ऐसे परिवार में हुआ, लेकिन अब तेरी मेहनत है कि तू अपने परिवार को कितना ऊपर ले जाता और है। कितना आप करोगे ये आपकी मेहनत। बस मेरी ना सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज किसी भी गंदी आदतों में मत जाना, गंदी संगति में मत जाना। अपने करियर पे फोकस करो, अपने टारगेट पे फोकस करो, जीवन में आगे बढ़ो। जीवन बहुत कुछ देगी मैम, बहुत कुछ देगी। चलिए चलो भाई, अब और कोई चीज सागर, कुछ एंडिंग नोट आप बोलोगे कुछ? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। That's so good. So good to hear that. ये बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे ये एक्सपीरियंसेस भी तुम्हारे बड़े अच्छे लगे। ओवर। क्योंकि सागर ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब अपन या श्योर। आप पहले भी लेते हाँ। ओके।